फ्रेंड्स, माय नेम इज अरियन एंड वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं सर्किट एंड सिस्टम की फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 1। सबसे पहले हम पढ़ने वाले स्टेप 3 रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मुझे दो चीज पता होनी चाहिए। एक तो उसका रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए मेरे को, दूसरा उसका डायग्राम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा रैम सिग्नल। ये रैम सिग्नल क्या है? रैम वॉक सुनिए ना, जो वो वॉक करते हैं बिल्कुल, तो इस तरीके से रैम का इमेज माइंडसेट में आ रहा होगा बिल्कुल। तो रैम सिग्नल भी कुछ इस तरीके से दिखने का तरीका होता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरियन एंड वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं सर्किट एंड सिस्टम की फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 1। मैंने पोल देखा था और पोल से मुझे पता लगा यार कि जो ग्रुप में पोल आया था और पूछा था बच्चों से कि कौन सा सब्जेक्ट आपको 4 सेमेस्टर में ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आई थिंक 40+ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर्किट और सिस्टम ये सब्जेक्ट इस 4 सेमेस्टर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है भैया। तो आपकी फरमाइश पे, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है और वन शॉट इंजीनियरिंग चैनल पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट फील ना हो, उसमें आप 9+ किसी भी स्कोर कर पाओ, फुल मार्क्स लेके आ पाओ, उसके लिए मैं आ गया हूं अरियन जैन। नाउ अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सर्किट सिस्टम। सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को तो मैं पढ़ाता ही हूं, लेकिन जब पता लगा यार 4 सेमेस्टर के बच्चे डिफिकल्टी में है, तो फिर मेरे को आना पड़ा, क्योंकि डिफिकल्टी आपको फील नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपको सेकंड सिस्टम बहुत डिफिकल्ट लगता था, लेकिन आफ्टर दिस वीडियो आपको ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फेवरेट लगेगा, सबसे ज्यादा स्कोर करोगे तो वो इस सब्जेक्ट में करोगे। ये मैं लिख के दे देता हूं भैया, लिख के दे रहे हो? मैंने बोला हाँ, सिग्नेचर कर देता हूं अपना, लिख के रख लो। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। जिन्होंने बिल्कुल भी क्लास में अटेंड नहीं किया है, कॉलेज स्कूल की क्लास की बात करो, इस वीडियो को, हाँ चैनल पे तो आपको सारी वीडियो अटेंड करनी है। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिसको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, इसमें रैपलेस आएगा, 4 सीरीज आएगी। भैया ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं तो क्या ये पढ़ना जरूरी है? क्या इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन सही है? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। मैं साथ साथ स्टार्ट करेंगे एक एक चीज को। जो भी नई चीज आएगी उसको हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। कोई फॉर्मूला यदि पहले पढ़ चुके हैं, याद नहीं है, तो मैं उस फॉर्मूले को पहले रिवाइज कराऊंगा, भले वो रैपलेस के फॉर्मूले हो या इन्वर्जन के फॉर्मूले हो, भले वो डेरिवेटिव हो या भले वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो, हर चीज को बेसिस से स्टार्ट करेंगे। मैं मान के चलूंगा कि अभी आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा कि हाँ भैया ये चीज मैंने पढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें याद है। और मैं बता दूं, जब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा, भले वो रैपलेस हो गया, 4 सीरीज हो गया, आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं सेकंड सेमेस्टर में मैंने किसी ना किसी चैलेंज से पढ़ा है। तो बाकी सब बच्चे तो मुझे जानते होंगे और कुछ बच्चे नए होंगे, कोई बात नहीं, जान जाएंगे मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें तो होती रहेगी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैं बोलता हूं सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को कॉपी और कॉफी साथ में लेके बैठो, जो मैं बताता हूं उसको लिखते रहो, और बोर हो रहे हो तो कॉफी पी लेना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला जो यूनिट है वो सिर्फ बेस्ड ऑन है सिग्नल्स पे, और जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो या थियोरेटिकल आएगा या फिर न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन आएगा। तो न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आएगा या रैपलेस पे क्वेश्चन आएगा, तो मुझे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स होते हैं। मुझे सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने तरह के सिग्नल्स होते हैं। यही पता होना चाहिए कि हाँ यदि स्टेप सिग्नल है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और मुझे रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। समझ गए क्या? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप सिग्नल के। एसी ऑन कर ली है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं यार, इतनी हॉटनेस, इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले स्टेप सिग्नल। तो जब भी हम किसी सिग्नल को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हर एक सिग्नल को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, पहली बात। सेकंड चीज क्या है कि जब भी स्टेप सिग्नल आएगा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ डायग्राम होगा, तो उसको डायग्राम को पहचानना आना चाहिए। यानी हर एक सिग्नल को मुझे 2 चीज पता होनी चाहिए। एक तो उसका रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए मेरे को, और दूसरा उसका डायग्राम पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि ये स्टेप सिग्नल है, कि रैंप सिग्नल है, कि इंपल्स सिग्नल है, या फिर गेट सिग्नल है। तो अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि स्टेप सिग्नल का डायग्राम कैसा होता है। तो जब मैं बात करता हूं स्टेप सिग्नल के बारे में, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम होगा, यानी जो मेरी एक्स एक्सिस होगी उसके अलोंग टाइम रिप्रेजेंट करेंगे हम।
और ये इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मैग्नीट्यूड k है। इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और जिसका क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड होता है। जिसका क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है भैया, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ t से। हाँ, u ऑफ t से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। t रिप्रेजेंट कर रहा है किसी टाइम के लिए। तो जब मेरे को इस तरीके से कोई भी सिग्नल देके रखा हुआ होगा, पहली बात तो ये एक स्टेप सिग्नल है जिसको u ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी दो वैल्यू होती है। ठीक है भैया, इसकी दो वैल्यू है। हाँ, इसकी दो वैल्यू है। पहली वैल्यू क्या होगी? पहली वैल्यू होगी k। अच्छा, ये k कब होगा? जब मेरा टाइम इंटरवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब u ऑफ t जो कि एक स्टेप सिग्नल है, उसके जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? वो एम्पलीट्यूड पुट कर दूंगा। अच्छा भैया, ये टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे आया? एक्सप्लेन कर दूं, मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, ये टाइम 0 है और ऐसे करके टाइम इंक्रीज होता रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो हमने देखा जब मैं टाइम 0 से स्टार्ट कर रहा हूं और 0 से आगे की तरफ बढ़ रहा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है? k आ रहा है। लेकिन जब मैं टाइम लेस देन 0 की बात करूं तो उसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई भी डायग्राम नहीं है, कोई भी कर्व नहीं है। तो बोल सकते हैं क्या u ऑफ t कितना होगा? 0 होगा। क्या u ऑफ t 0 होगा? बिल्कुल भैया, दिख भी रहा है डायग्राम में। डायग्राम में दिख रहा है ना कि जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब k है, और जब टाइम की वैल्यू लेस देन 0 है तो कुछ मैग्नीट्यूड नहीं है। इसका मतलब है कि u ऑफ t की जगह पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो जब हम कोई क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, यदि वो स्टेप सिग्नल का होगा, यदि टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो k पुट करेंगे और लेस देन 0 के लिए क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। k और 0 पुट करने वाले, सिर्फ दो चीज पुट करने वाले। ठीक है भैया, ऐसा समझ आ गया। ये था ये u ऑफ t, मतलब कि जब मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो, टाइम इज इक्वल टू 0। बट जरूरी नहीं है ना यार, हो सकता है कि जो मेरा कर्व है, जो मेरा डायग्राम है, जो लाइन है, वो हो सकती है किसी 2 सेकंड से या 3 सेकंड से स्टार्ट हो। तो उसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। उसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कहते हैं। तो यदि मेरा डायग्राम शिफ्ट हो जाए, यदि मेरा डायग्राम क्या हो जाए? शिफ्टिंग हो जाए डायग्राम की, इन दैट केस हम u ऑफ t कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल, इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया। ये पता है एक्स एक्सिस पे क्या है भैया? टाइम है, और ये क्या है? यहां पे u होगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और किसी a वाले पॉइंट से ये a क्या होगा? कोई 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हो सकता है, और यहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है। ये लाइन क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। क्या इतना क्लियर है क्या? ठीक है भैया। तो अब जब वो किसी टाइम a से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अब u ऑफ t को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जब हम u ऑफ t को रिप्रेजेंट करेंगे तो अभी भी u ऑफ t लिखेंगे, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? t माइनस a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? t माइनस a। क्यों? क्योंकि ये a से स्टार्ट हुआ है, किसी टाइम से स्टार्ट हुआ है, टाइम के बाद से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? t माइनस a से। यहां पे a क्या हो सकता है? कोई भी सेकंड हो सकता है, 2 4 5 6, कितना भी सेकंड हो सकता है। जिस सेकंड से स्टार्ट हुआ होगा उसी सेकंड को यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, भैया मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, मैग्नीट्यूड अभी भी k है, तो यहां पे अभी भी k आएगा। और k कब आएगा? जब टाइम की वैल्यू t माइनस a जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब टाइम की वैल्यू t माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मेरी k वैल्यू आएगी। और जब टाइम की वैल्यू t माइनस a लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन 0 होगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0। भैया कैसे? समझ नहीं आया। जब a से स्टार्ट हो रहा है तो जब t माइनस a से आगे वाली वैल्यू देखो क्या आ रहा है भैया? k की वैल्यू आ रही है। और लेस देन क्या आ रहा है भैया? लेस देन 0 आ रहा है। तो मैंने वही चीज लिखी है, जब t माइनस a से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए k की वैल्यू है, और लेस देन 0 के लिए, या t माइनस a लेस देन 0 के लिए क्या है? 0 की वैल्यू है। तो क्या समझ आ गया? u ऑफ t कब लिखेंगे? जब मेरा ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। और u ऑफ t माइनस a कब लिखेंगे? जब मेरा ग्राफ किसी पर्टिकुलर सेकंड से स्टार्ट होगा। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या समझ आया स्टेप सिग्नल क्या है? बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरीके से जब स्टेप्स बनते हैं, जब हम किसी गोल को अचीव करते हैं,
हमने 10th पढ़ी, फिर हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो हमारा भी ग्राफ क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एक स्टेप लेके चले जा रहे हैं। तो जैसे हम एक एक स्टेप लेके ऊपर बढ़ते हैं, स्टेप सिग्नल भी वही होता है कि इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं। क्या इतना क्लियर है क्या? क्या इतना क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से आएगा, फिर से हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। तो बिल्कुल भी काम रखना है, जो मैंने जितना बोला आपको उतना अंडरस्टैंड करना है कि u ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम 0 होता है तो k लेते हैं, टाइम t माइनस ए होता है तब भी मैग्नीट्यूड k ही लेते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, u ऑफ t माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भैया, समझ गए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा रैम सिग्नल। ये रैम सिग्नल क्या है? जब ये नाम सुना तो माइंड में कुछ इमेज आई होगी 3D, अच्छा कुछ इस तरीके से रैम बन रहा होगा कुछ, है ना? रैम वॉक सुनिए ना, जो वो वॉक करते हैं, बिल्कुल रैम। तो इस तरीके से रैम का इमेज माइंडसेट में आ रहा होगा, बिल्कुल। तो रैम सिग्नल भी कुछ इस तरीके से दिखने का तरीका होता है। यदि मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बनाऊं कि दिखता कैसे है, तो ये होगा मेरा टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, और यदि इसकी बात करिए ये दिखता कैसे है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्या कहलाएगा? ये जो लाइन कहलाएगी, यानी ये जो इंक्लाइन लाइन है, ये जो इस तरीके से जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है? ये कहलाती है रैम सिग्नल। ये क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? रैम सिग्नल। अच्छा, क्योंकि ये इस तरीके से एक लाइन है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, बिल्कुल। तो इसके स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं k से। वहां जो k था वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट यहां जो k है वो इस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्या क्लियर हुआ क्या? मैंने क्या बोला? हम रैम सिग्नल पढ़ रहे हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये रैम सिग्नल है कि स्टेप सिग्नल है। तो मैंने बोला जब भी आपको ऐसी लाइन दिखे, भले वो इंक्रीजिंग हो सकता है कि लाइन कुछ इस तरीके से हो, इंक्रीजिंग हो सकती है या फिर डिक्रीजिंग हो सकती है। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे, अब बड़े बचपन में वैसे घर बनाते थे, इस तरीके से घर बनाते थे, ऐसे करके ऐसे घर बनाते थे, है ना, ऐसे घर बनाते थे। तो ये जो घर बनाते हैं इसमें तो ये वाली लाइन होती है ना, ये क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। क्या कहलाती है? ये रैम कहलाती है। तो क्या क्लियर हुआ क्या? अब तो याद रहेगा उस घर से, हाँ बचपन में जो घर बनाते उसको कलर करते थे, बिल्कुल। तो वही जो घर था, उसी घर के रिप्रेजेंट को क्या बोलते हैं? रैम कहते हैं। जब भी आपको ऐसी लाइन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग लाइन दिखे, तो वो रैम सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। हर एक रैम सिग्नल का कोई ना कोई स्लोप होगा, तो स्लोप को कैलकुलेट करना है। ठीक है भैया, जब भी क्वेश्चन आएगा रैम सिग्नल दिखा, मेरा पहला स्टेप क्या होगा? स्लोप को कैलकुलेट करना। ठीक है भैया, स्लोप को कैलकुलेट करने के बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बिकॉज आर से स्टार्ट हुआ है तो आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या अब याद रहेगा? क्योंकि रैम सिग्नल आर से स्टार्ट होता है, इसलिए आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आर ऑफ टी बराबर होता है दो वैल्यू के, हाँ, जैसे वहां पे दो वैल्यू बराबर था, एक 0 के और एक कुछ समथिंग, यहां पे भी कुछ बराबर है। किसके बराबर है? इसके बराबर है टी के, यानी जो स्लोप है वो टाइम इसके बराबर है। और ये कब आएगा? जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। हमें दिख भी रहा है कि जब 0 से स्टार्ट है और 0 के बाद ये रैम सिग्नल आया है, यानी जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तब हमारा रैम सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R इंटू टी से। टी मेरा टाइम है और K मेरा क्या है? K मेरा क्या है? स्लोप है, और T मेरा क्या है? टाइम है। अच्छा भैया, जब लेस देन 0 होगा तब क्या होगा? भैया वो तो मुझे पता है 0 ही होगा, ऑब्वियसली, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। क्या समझ आया क्या? हमने क्या किया? अभी दोनों में सेम कर रहे हैं, और बाकी भी हम सेम ही कर रहे होंगे। अभी जितने सिग्नल पढ़ेंगे सब में सेम करेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे कि पहचानना कैसे है ये रैम सिग्नल है कि स्टेप सिग्नल है। उसके बाद जब पहचान लिया तो स्लोप कैलकुलेट करना उस पर्टिकुलर रैम सिग्नल का, एंड देन विल राइट द इक्वेशन कि आर ऑफ टी किसके बराबर होगा? के टी के, जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्या इतना क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल भैया। भैया इसमें भी कुछ शिफ्टिंग हो सकती है। मैंने बोला बिल्कुल यार, इसमें भी शिफ्टिंग हो सकती है। शिफ्टिंग किस हिसाब से? कि हो सकता है कि जो मेरा रैम सिग्नल है वो किसी 2 सेकंड से स्टार्ट हो, यानी किसी सेकंड से स्टार्ट होगा, और वो सेकंड से स्टार्ट होकर कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये मेरा रैम सिग्नल बन रहा है, ये मेरा इस तरफ एक्स एक्सिस में टाइम है, और इस पर्टिकुलर हमको रिप्रेजेंट करेंगे आर ऑफ टी से। आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अभी,
कुछ और लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, रैंप सिग्नल है, इसमें कुछ ना कुछ स्लोप होगा जिसको मैं के लिख लेता हूं, ये मेरा स्लोप है। तो भैया इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप है, और क्योंकि इस तरीके से ओब्वियसली एक रैंप सिग्नल है। तो पहली बात मैंने पहचाना कैसे, भैया ये कोई इंक्रीमेंट लाइन थी या डिक्रीमेंट लाइन होगी, तो पहली बात तो रैंप सिग्नल है। दूसरा स्टेप क्या किया मैंने, स्लोप कैलकुलेट किया। तीसरा स्टेप क्या किया, उसको रिप्रेजेंट करके लिखा। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, थोड़ा इसको इरेज करके ऊपर लिख लेता, ज्यादा जगह घेर ली इसने, कम स्पेस घेरो भाई, इतना ज्यादा स्पेस नहीं घेरते, ठीक है। तो आर ऑफ टी को ऐसे लिखेंगे, आर ऑफ टी। यहां पे क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे मैंने क्या लिखा, आर ऑफ टी। अभी वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, आर ऑफ टी माइनस ए। बिल्कुल भैया, फिर दो वैल्यू होगी, मैंने बोला हाँ, एक 0 होगी, उसको नेगलेक्ट कर दो, अभी सिर्फ के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के टाइम। भैया अभी टाइम क्या लेना है, वो टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, जब वो टाइम 0 से स्टार्ट था, तो मैंने अभी टी लिया था, यहां पे वो टी माइनस ए से स्टार्ट है, तो अभी हम क्या लेंगे, टी माइनस ए लेंगे। ओके भैया, और ये कब आएगा, जब टी माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्या आपको क्लियर है, क्या आपको ये समझ आ रहा है मैंने कैसे लिखा, और बाकी का जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है भैया। बस कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने के टी लिखा, यहां पे वो ए से स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने के टी माइनस ए लिखा। क्या समझ आ गया, क्या समझ आया, रैंप सिग्नल कैसे लिखते हैं, जैसे स्टेप सिग्नल था, रैंप सिग्नल भी कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल, बहुत मैथ में पढ़ा यार, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, इधर भी वही है, उसका डायग्राम भी वैसे ही बनेगा, यानी जब मैं बात करूंगा एक्सपोनेंशियल सिंबल की, सिग्नल की, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा, सेम ही होगा, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा होगा, या कुछ इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल सिंबल आपको देखने को मिल सकता है, सिंबल नहीं सिग्नल, बिल्कुल। ये मेरा टाइम होगा, बिल्कुल भैया, और एक्सपोनेंशियल जो सिग्नल है उसको लिखने का तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यहां पे जानना इक्वल टू मैंने नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लगाया है। जब देखो लेस देन इक्वल टू 0 है, तब तो वैल्यू 0 है, ओब्वियसली भैया, इसके पीछे कोई कर्व है नहीं, तो जब टाइम की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जब ग्रेटर देन 0 होगी, तब क्या है, तब है के ई की पावर का, ई की पावर में माइनस का एस टी, तो के ई की पावर माइनस का एस टी, दैट इज माय एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो जब भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल दिखे, आपको इस तरीके से लिखना है, के ई की पावर में माइनस का एस और टी। क्या इतना क्लियर हो गया, क्या मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं ताकि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो समझ नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन लेना है, सिर्फ वो अंडरस्टैंड करना है कि स्टेप सिग्नल दिखता कैसे है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल दिखता कैसे है, और उसको लिखते कैसे, ठीक है। लास्ट है गेट सिग्नल, बस इतने सिग्नल है भैया, बिल्कुल इतने सिग्नल है, ज्यादा सिग्नल नहीं है। तो गेट सिग्नल क्या होता है भैया, नाम से गेट है तो क्या कोई गेट बनेगा क्या, मैंने बोला नहीं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं गेट सिग्नल दिखता कैसे। तो इस तरीके से हमने एक्सिस बनाई, बिल्कुल भैया, यहां पे मैंने लिया एक पॉइंट, एक यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे एक पॉइंट लिया, और क्योंकि ये टाइम था तो ये मान लो कोई ए टाइम और कोई बी टाइम है, और इस तरीके से क्या बनता है, ये गेट सिग्नल इस तरीके से बनता है। तो भैया ये कोई रेक्टेंगल बन रहा है क्या, बोल सकते हो, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, बस हाँ ये रेक्टेंगल पूरा नहीं बन रहा है, बट हाँ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग के हाँ ये कुछ ना कुछ एक रेक्टेंगल बनेगा, तो समझ जाएंगे ये क्या है, गेट सिग्नल है। क्योंकि पहचानना आना चाहिए ना, मेन क्या है, क्वेश्चन आएगा तो मुझे समझ आना चाहिए कि ये गेट सिग्नल है कि स्टेप सिग्नल है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझ लिया कि अच्छा ये गेट सिग्नल है, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है भैया। यदि गेट सिग्नल है तो इसको लिखने का कोई तरीका होगा, मैंने बोला अब तो आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कौन सा सिग्नल है और उसको लिखते कैसे, तो उसको लिखने का एक ही तरीका होता है, तो ये हटा देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है के, तो इसकी हाइट होगी वो के होगी, u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस कैपिटल T। अच्छा, जब u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस a है, ये जब कब आएगा, ये आएगा कुछ इस तरीके से, जब मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। भैया वो वाला ग्राफ अभी पॉज करो, उस ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये ग्राफ आएगा तो क्या इक्वेशन होने वाली है गेट सिग्नल की, ठीक है भैया।
आप जो बोल रहे पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। मैंने बोला ये तो हो सकता है कुछ इस तरीके से गेट सिग्नल बने। तो यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है 0 और यहाँ पे टाइम क्या है, मान लो कैपिटल टी। या इसको बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो ए, इसको बोल सकती हो बी। क्या बोल सकते हैं क्या? तो मैंने बोला ये भी एक गेट सिग्नल है, मैंने बोला हाँ ये भी एक गेट सिग्नल है। ए से बी स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहां पे स्टार्ट हो रहा है ए से बी। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इसको लिखा तो कैसे लिखा होगा, u ऑफ t माइनस ए। यानी अब मैं जब लिखूंगा फाइनल इक्वेशन तो वो क्या होगा, u ऑफ t माइनस ए। बिकॉज यहां पे a की वैल्यू 0 थी, तो जब मैं 0 डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, u ऑफ t आ जाएगा। ठीक है भैया, u ऑफ t माइनस बी। उसके बाद जो सेकंड वाला पॉइंट था, जो सेकंड था उसको लिखा। तो जब यहां पे मैं बी जब टी पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टी माइनस कैपिटल टी। तो मतलब ये है जब गेट सिग्नल स्टार्ट होगा तो वो 2 सेकंड से स्टार्ट होगा, एक ए से और एक बी से, और ए और बी के बीच में वो बनेगा। ठीक है, तो जो ए बनेगा यानी जो पहला सेकंड होगा वो यहां पर आएगा, जो दूसरा सेकंड होगा वो यहां पर आएगा। और इस तरीके से क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, गेट सिग्नल का। तो क्या समझ आया क्या आपको, क्या समझ आया आपको? ये हमारा गेट सिग्नल है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल गेट सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा क्या होगा, जो उसकी हाइट देखी रखी होगी t माइनस ए। ये जो सिग्नल है ये पहला a सेकंड से स्टार्ट हो रहा होगा, और एक तो a से स्टार्ट हो रहा होगा और b पे खत्म हो रहा होगा। तो जो पहला सेकंड होगा वो यहां आएगा, जो दूसरा सेकंड होगा वो यहां पर आएगा, और ये पूरा क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, गेट सिग्नल का। जब भी गेट सिग्नल आए और मुझे बोले कि आप गेट सिग्नल को लिखो, तो मैं इस तरीके से ये क्या लिख दूंगा, ये इक्वेशन लिख दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, या वेव फॉर्मेशन बोलते हैं, या वेव की इक्वेशन कहते हैं। क्या आप समझ गए? ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माय वेव इक्वेशन। यानी बेसिकली अब मुझे क्या करना है, मुझे डायग्राम देके रखा हुआ होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स देके रखे हुए होंगे, और मुझे बोलेगा कि वेव की इक्वेशन फॉर्म करो, वेव का फॉर्मेशन करो। भैया दिखेगा कैसे, कुछ इस तरीके से मुझे इक्वेशन देखने को मिलने वाली है। एग्जाम में आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ठीक है भैया, 5 स्टार क्वेश्चन लगा दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है, जब इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो मुझे अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन रटना नहीं है यार, क्वेश्चन को समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। हम पढ़ने वाले स्टेप्स, अभी कुछ बच्चे नए नए जुड़े होंगे, लेकिन जो मुझे पहले से जानते हैं, हम क्वेश्चन को रटते हैं, हम स्टेप्स को समझते हैं। यदि मुझे स्टेप्स पता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, क्वेश्चन इजी हो, हम उसको अप्रोच कर ले जाएंगे। क्वेश्चन कैसा भी हो, मेरे स्टेप्स कभी चेंज नहीं होंगे। मैं जो जो स्टेप्स सिखाऊंगा हमें वैसे प्रोसीड करना है, और हमने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। अंडरस्टैंड करते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला स्टेप होने वाला है वो ये है कि जब भी आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा, मुझे बोलेगा उसका वेव फॉर्मेशन लिखो, वेव की इक्वेशन लिखो। तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप ये होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इक्वेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स होंगे, तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मार्क द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। यानी मुझे पहले पहचानना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कितने टाइप ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट है ना। तो क्या करना है, मार्क द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। यानी जितने भी सिग्नल्स होंगे, भले वो रैंप हो सकता है, भले वो स्टेप सिग्नल हो सकता है, मार्क द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कितने कितने सिग्नल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। क्या ये समझ आ गया? मेरा पहला स्टेप क्या बोलता है, मार्क द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। जितने भी सिग्नल्स होंगे उन सभी को मार्क कर लो कि हाँ यार ये रैंप है, ये हमारा स्टेप है, ये हमारा गेट सिग्नल है। ठीक है, मार्क करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हो सकता है वहां पे 2 सिग्नल प्रेजेंट हो सकता है, 3 सिग्नल प्रेजेंट हो। तो जितने भी सिग्नल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी सिग्नल्स प्रेजेंट है, उनकी क्या लिख दो, इक्वेशन लिख दो। यानी जो उनका भी रिप्रेजेंटेशन देखा था u ऑफ t में, r ऑफ t में, उसको लिख दो। तो क्या करना है, राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच सिग्नल। यानी जितने भी सिग्नल्स होंगे उन सबकी क्या लिख देना है, रिप्रेजेंटेशन लिख देना है, ईच सिग्नल्स। क्या इतना क्लियर है क्या?
ठीक है भैया, ये भी कर लिया। देन उसके बाद क्या करना है, बस लास्ट में एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जब यदि हमारे पास स्टेप सिग्नल आए, कलर चेंज कर लेते हैं, यदि मेरे पास स्टेप सिग्नल आए, मैंने पहचान लिया और मुझे पता लग गया कि हाँ यार ये स्टेप सिग्नल है, तो उसको लिखते कैसे हैं? ये जो मैंने बोला ना रिप्रेजेंट करना है, उसको लिखना है, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं? तो स्टेप सिग्नल यदि आपको पता लग गया कि हाँ यार इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर स्टेप सिग्नल प्रेजेंट है, तो उसको लिखना कैसे है? स्टेप सिग्नल में क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? उसका एम्पलीट्यूड, उसके बाद स्टेप सिग्नल को जो रिप्रेजेंट करते हैं यानी यू ऑफ टी। कितना क्लियर है क्या मैंने क्या बोला? हमने ये पहचान लिया कि हाँ यार इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 4 सिग्नल प्रेजेंट है, इसमें दो स्टेप थे, 2 रैम्प थे। अब उन सेकंड स्टेप क्या बोलता है? उस पर्टिकुलर सिग्नल्स को लिखना है, लेकिन लिखना किस फॉर्मेट में है? तो मैंने बोला यदि स्टेप सिग्नल हो तो उसको कैसे लिखोगे? टी यू ऑफ टी इंटू के। के क्या मेरा? एम्पलीट्यूड, और यू ऑफ टी क्या होगा? जो कि रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है भैया, भैया रैम्प भी तो हो सकता है, मैंने बोला बिल्कुल। यदि रैम्प सिग्नल है, यदि रैम्प सिग्नल है तो रैम्प सिग्नल को किस अकॉर्डिंग लिखना है? उसको लिखने का तरीका होता है जैसे यहां पे था के, उधर भी हम लिखेंगे के, लेकिन ये भी के किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी पहले जैसे मुझे पता लगा कि वो एक रैम्प सिग्नल है, मैं उसका स्लोप कैलकुलेट करूंगा और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर दूंगा या आर ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये है स्टेप सिग्नल को लिखने का तरीका, ये है रैम्प सिग्नल को लिखने का तरीका। भैया ये रिप्रेजेंटेशन अपने तरीका क्यों बताया? देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो 2 मेथड से हो सकता है, या पूरा का पूरा क्वेश्चन आप गेट सिग्नल की थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, गेट सिग्नल की थ्रू लिख सकते हो, लेकिन वो हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। तो हम पढ़ेंगे स्मार्ट वर्क, हम स्मार्टली खेलेंगे, हम करेंगे मेथड 2। मेथड 2 में क्या होगा? हम डायरेक्टली लिखेंगे कि हाँ ये स्टेप सिग्नल है, ये रैम्प सिग्नल है, फटाफट इक्वेशन लिखेंगे विदाउट यूजिंग गेट सिग्नल। कुछ बच्चे हो सकते हैं गेट सिग्नल के थ्रू लिख सकते हैं, कंफर्टेबल हो बिल्कुल, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो आपको वैसे लिखो, लेकिन यदि आपको मेरा मेथड समझ आता है तो आप मेरे मेथड के थ्रू भी जाकर के अपने आंसर को सही करना। बिल्कुल एडेंट किया है, जो क्वेश्चन आता है उसको सही करके आना है, वो 5 मार्क्स का है भले वो 3 मार्क्स का है, मुझे वो सही करके आना है। तो क्या स्टेप्स क्लियर हुए क्या? ठीक है, अब जैसे मैंने स्टेप्स बताया मैं वैसे ही अप्रोच करूंगा। मेरा पहला स्टेप क्या था? मेरा पहला स्टेप क्या था भैया? याद तो नहीं आ रहा यार, कैसे याद नहीं आ रहा? अभी वो लिखा था भैया, पहले स्टेप ये था कि मार्क द सिग्नल, जितने भी सिग्नल्स गिवन है उन सबको मार्क करो। ठीक है भैया, आपने जो बोला हम वहीं से प्रोसीड करते हैं। मेरे को क्वेश्चन गिवन है और मुझे बोला इसकी वेव की इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले मैंने डायग्राम देखा तो कुछ यहाँ पे वैल्यू गिवन है और यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है और ये टाइम को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है भैया, सबसे पहले हमने देखा कि मेरे को सिग्नल को और डिफरेंट सिग्नल को मार्क करना है, तो मैंने बोला ये एक इंक्लाइन लाइन है और एक इंक्लाइन जो इंक्लाइन होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रैम्प सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो घर याद होगा किस तरीके से घर बनता है? बिल्कुल भैया, तो मतलब ये है कि ये हमारा क्या है? एक रैम्प सिग्नल है। ठीक है भैया, आपने बोला तो हमने लिख लिया ये एक रैम्प सिग्नल है। उसके बाद भैया ये भी एक इंक्लाइन लाइन है। ठीक है भैया, इसको भी लिख लेते हैं रैम्प सिग्नल, तो इसको भी लिख लिया क्या? एक रैम्प सिग्नल। ठीक है, तो ये एक रैम्प है, ये एक रैम्प है। क्या क्लियर हो? क्या आपको समझ आ रहा है? मैंने कैसे लिख दिया भैया? आपने तो ऐसे लिख दिया, समझ नहीं आया। मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई इंक्लाइन लाइन होती है, वो घर वाली लाइन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रैम्प सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने को पता लग गया ये एक रैम्प सिग्नल है और ये एक रैम्प सिग्नल है। ठीक है भैया, ओके भैया, ये 2 और लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये 2 लाइन है वो है स्टेप सिग्नल की लाइन। यानी ये जो लाइन है ये कौन सी स्टेप सिग्नल है? ये है स्टेप सिग्नल की लाइन। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो लाइन है, ये वर्टिकल वाली लाइन, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है। भैया अभी तो वहां पे हॉरिजॉन्टल थी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस के अंदर जब भी लाइन आती है स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट करने वाली वो हमेशा वर्टिकल ही होती है। तो जो इंक्लाइन होगी तो वो रैम्प होगी, वो वर्टिकल होगी तो वो स्टेप सिग्नल होगा। तो क्या हमें समझ आ गया कि रैम्प सिग्नल कैसे दिखता है और स्टेप सिग्नल कैसे दिखता है? ठीक है भैया, एकदम समझ आ गया मेरे को। क्या मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया? हाँ भैया, मेरा पहला स्टेप जो था वो डन हो गया कि मार्क द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल। भैया आपने सेकंड स्टेप क्या लिखा था? हर एक सिग्नल का
उनकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। ठीक है भैया, हम वापस गए, लिखना स्टार्ट किया, पहले चेंज किया, ठीक है ये लिखा। तो सबसे पहले हमने लिखा रैम सिग्नल का। अब मैं एक बात बता दूं, स्टार में लिख देते हैं ताकि ये बात याद रहेगी। स्टार क्या बात है भैया, कुछ बात इंपॉर्टेंट आप बता रहे हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है, तो फटाफट देख लेते हैं। छोटी सी बात है, ठीक है भैया, कौन सी बात है? ये बात है कि जब हम रैम सिग्नल को लिख रहे होंगे, मुझे पता है कि रैम सिग्नल को अभी मैं बताया था कैसे लिखते हैं, के यानी स्लोप इंटू आर ऑफ टी से लिखते हैं। स्टेप सिग्नल कैसे लिखते हैं, के जो उसका एम्पलीट्यूड होता है इंटू यू ऑफ टी से लिखते हैं। भैया इतना तो मुझे पता है, मैंने याद कर लिया था, मैं क्योंकि मैं कॉपी भी लेके बैठा हूं और साथ में कॉपी में भी लिख रहा हूं मैं। ठीक है बिल्कुल। तो मैंने बोला जब भी हम रैम सिग्नल को लिखते हैं, जब भी हम रैम सिग्नल को लिखते हैं तो उसमें एक बात को ध्यान रखना होता है, हमेशा एक बात को ध्यान रखना होता है कि जब मैं रैम सिग्नल को लिख रहा होता हूं, ये रैम सिग्नल है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है। भैया ये तो मेरे को दिख रहा है। अब इसकी स्लोप बताओ, इसकी पहले बताओ स्लोप क्या है। तो भैया यदि मैं y2 माइनस y1 लगाऊं अपॉन में x2 माइनस x1 लगाऊं तो उसकी स्लोप कितनी आएगी, 2 आएगी। भैया इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट कर लिया भैया, मेरे को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं आपके लिए। तो उसका स्लोप लिखेंगे, वो स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1, तो उसका स्लोप कितना आएगा भैया, 2 आएगा। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, तो 2 लिख दिया। क्या समझ आ गया? ठीक है। अब जैसे मैं पता लगा इसका स्लोप 2 है, लेकिन इसका स्लोप 2 कैसे आया, तो मैंने बोला भैया पहले इसका स्लोप 0 था, बिकॉज टाइम कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो पहले इसका स्लोप 0 था। पहले इसका स्लोप क्या था, पहले इसका स्लोप 0 था और वो 0 से कितना हो गया, 2 इंक्रीमेंट हो गया। पहले 0 था ना, 0 से कैसे स्टार्ट हुआ, 2 हो गया, इसका मतलब है स्लोप में इंक्रीमेंट आया। तो एक बात याद रखना, जब आप रैम सिग्नल लिख रहे होंगे तो ये रैम सिग्नल के जो स्लोप आया है वो 2 बार चेंज हुआ है। भैया 2 बार कैसे चेंज हुआ है, एक तो यहां से यहां हुआ तब 2 में इंक्रीमेंट आया, अब जब ये 2 से वापस यहां पे जाएगा ये वर्टिकल लाइन पे, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज होगा। इस वर्टिकल लाइन का स्लोप निकालो, चेंज होगा कि नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप अलग था, फिर जब वो इंक्लाइन लाइन पे है तो उसका स्लोप 2 हुआ, और जब वो यहां से यहां पे जाएगा इस पॉइंट पर तो उसका स्लोप चेंज होगा। तो स्लोप किस किस पॉइंट पे चेंज हुआ है भैया, एक तो 2 सेकंड पे स्लोप चेंज हुआ था और एक जब 2 सेकंड आया तब स्लोप चेंज हुआ है। तो जहां जहां स्लोप चेंज होता है हम वहां वहां रैम सिग्नल की इक्वेशन लिखते हैं। तो मैं वो यहां लिखने वाला हूं जो मैंने बताया था। तो मतलब भैया ये हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि रैम सिग्नल का जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे स्लोप चेंज होगा हमें उस पॉइंट पे रैम सिग्नल लिखना है। मैंने बिल्कुल बस मैं ये लिखना चाहता हूं कि जहां पे भी मेरा स्लोप चेंज हो, स्लोप चेंज जहां पे भी हो वहां पे मुझे क्या करना है, जिस पॉइंट पे स्लोप चेंज हो हमें मुझे रैम सिग्नल लिखना है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी चेंज हुआ है मुझे उस पॉइंट पर क्या करना है, रैम सिग्नल लिखना है। भैया इतना कॉम्प्लिकेशन समझ नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैंने टेंशन क्यों लेना यार। देखो स्टेप सिग्नल को तो जैसे मैंने बोला था वैसे ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना, k इंटू यू ऑफ टी। बस रैम सिग्नल के अंदर ये एक पॉइंट दिमाग में रखना है, उसके बाद कोई भी नया गेम नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन को लिखो और आंसर तक पहुंचना है। ठीक है भाई, मतलब एक ही गेम है ना, मैं वैसे ये एक ही गेम है, और वो गेम क्या है कि जहां पे भी स्लोप चेंज हो रहा है वहां पे मुझे रैम सिग्नल लिखना है। ठीक है भैया, ये भैया बता दो तो हम और अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैंने बिल्कुल हम लिख के देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस रैम सिग्नल का इक्वेशन लिखी। तो जब मैं पहले वाले रैम की इक्वेशन लिखूंगा तो वो इक्वेशन किस अकॉर्डिंग लिखने वाली है भैया, सबसे पहले क्या आता है, स्लोप। इसका स्लोप कितना था, 2 था, तो मैंने पहले 2 लिखा इंटू आर ऑफ टी, टी माइनस 0, बिकॉज पहले 0 सेकंड के लिए लिखा तो टी माइनस 0 तो भैया 0 होगा। ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट लिखा तो पहले लिखा 2 आर ऑफ टी माइनस 4 और टी माइनस 2, बिकॉज दूसरे सेकंड पर ये स्लोप चेंज हुआ इसलिए ये। तो मैंने क्या किया, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे स्लोप चेंज हो रहा था तो मैंने दोनों पॉइंट्स के लिए जो रैम सिग्नल था वो लिख दिया। भैया पीछे साइन क्यों नहीं लगाया, अब याद देखो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, स्लोप इंक्रीमेंट हुई, स्लोप क्या हुई, इंक्रीज हुई, इसलिए इसको लिया पॉजिटिव। इस 2 वाले सेकंड पर स्लोप मेरी डिक्रीज हुई है बिकॉज ग्राफ नीचे की तरफ आया है, और जब ग्राफ नीचे की तरफ आया है
ग्राफ इंक्रीज किया है, फिर ग्राफ नीचे की तरफ आया तो क्या हुआ है, स्लोप डिक्रीज हुई है, तो उसको स्लोप को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मैंने क्या किया, मैंने बोला था कि रैंप सिग्नल कहां लिखना है, रैंप सिग्नल वहां लिखना है जहां पे मेरे स्लोप चेंज होती है, ठीक है भैया। तो मैंने इस वाले पॉइंट के लिए और इस वाले पॉइंट के लिए, दोनों के लिए रैंप सिग्नल लिख दिया, स्लोप इंटू आर ऑफ टी, स्लोप इंटू आर ऑफ टी। और t माइनस 2 क्यों लिखा, बिकॉज इस वाले पॉइंट पर मेरा टाइम कितना है, 2 सेकंड था, तो आर ऑफ टी माइनस 2 लिखेंगे यहां पे, बिकॉज अब जब मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ये जो टाइम क्या शिफ्टेड है, तो आर ऑफ टी माइनस 2, ठीक है। क्योंकि ये वाला स्लोप पॉजिटिव था, इस वाले पॉइंट पे स्लोप इंक्रीज कर रहा था, इसको पॉजिटिव लिखा, इस वाले पॉइंट पे स्लोप डिक्रीज कर रहा था, इसलिए इसको नेगेटिव लिखा। क्या इतना क्लियर है भैया, मुझे कैसे पता लगेगा, देखो यदि मैं डायग्राम की बात करूं, देखो डायग्राम क्या हुआ, देखो यहां से इंक्रीज किया, यहां से इंक्रीज किया, यहां पे इंक्रीज किया, उसके बाद ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। जब डायग्राम बना भी होगा तो कैसे बनाया होगा, अपने हाथ से एक बार बना के ट्राई करो, पहले से हमने इंक्रीज किया, फिर नीचे की तरफ आए, फिर इंक्रीज किया, फिर नीचे की तरफ आए, यानी इस वाले पॉइंट पे आके हमने नीचे की तरफ आए, तो यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यहां डिक्रीमेंट हो रहा है। तो जहां पे इंक्रीज होगा उस पर्टिकुलर टर्म को हम पॉजिटिव लेंगे, जिस पर्टिकुलर टर्म पर ग्राफ डिक्रीज हो रहा होगा उस टर्म को हम नेगेटिव लेंगे। अच्छा, इस टर्म को, इस वैल्यू को याद है ना, मैंने क्यों बोला, क्या बोला, कि जब पॉजिटिव, जब इंक्रीमेंट हो रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जब डिक्रीमेंट हो रहा है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है भैया, इतना क्लियर हो गया। अब स्टेप सिग्नल के लिए लिखते हैं, ठीक है भैया। तो एक लाइन ड्रॉ किया हमने, लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी, अब स्टेप सिग्नल के लिखते हैं। तो यहां पे हमने रैम के बारे में, रैम सिग्नल का लिखा, ठीक है। अब स्टेप सिग्नल लिखेंगे और ऐसे करके हर एक सिग्नल का लिख करके लास्ट में कंबाइन कर देंगे, ठीक है भैया। स्टेप का लिखा हमने, तो यहां पे लिखा स्टेप सिग्नल का, स्टेप सिग्नल का हमने लिखा। तो यहां पे 2 स्टेप सिग्नल है, सबसे पहले ये और ये। तो स्टेप सिग्नल का क्या होता है, अभी फॉर्मूला देखा था, के यानी कितना एम्पलीट्यूड है इंटू यू ऑफ टी, तो के इंटू यू ऑफ टी लिखते हैं हम, ठीक है भैया। के कितना है, इसका एम्पलीट्यूड, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, यहां से यहां तक कितना एम्पलीट्यूड है भैया, 4 है, तो 4 लिख दिया, ठीक है भैया, इंटू यू ऑफ टी। लेकिन टाइम क्या लेना है, बिकॉज ये टाइम, ये जो स्टेप सिग्नल है ये कौन सा सेकंड बन रहा है, 2 सेकंड बना हुआ है। यदि 0 सेकंड बना हुआ होता तो टाइम क्या लेते, 0 लेते, यानी t माइनस 0 क्या होता है, t होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो स्टेप सिग्नल है, ये टाइम इक्वल टू 2 सेकंड के लिए बना हुआ है, यानी हमें क्या लेंगे यहाँ पे t माइनस 2 लेंगे। अब जैसे कि भी आपने बोला था कि जब इंक्रीमेंट होगा तो पॉजिटिव टर्म लेनी है, डिक्रीमेंट होगा तो नेगेटिव टर्म लेनी है, यानी यहां पे डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या हम यहां पे नेगेटिव लेंगे, मैंने बोला बिल्कुल, यहां पे हम नेगेटिव लेंगे। तो यहां पे लगा तो स्टार, बिकॉज यहां पे गिला हमने गेम। हमने क्या किया, बिकॉज यहां पर ये जो ग्राफ है, ये जो स्टेप सिग्नल है डिक्रीज हो रहा था, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आपने लिखा वो क्या लिया, नेगेटिव में माइनस का 4 u ऑफ t माइनस 2। कितना क्लियर हुआ, बिल्कुल भैया, ठीक है। ये इस वाले का भी लिख लेते हैं, लास्ट वाले का। तो जब मैं लास्ट वाले का लिखेंगे, यानी जब मैं सेकंड वाले का लिखूंगा, अभी इंडिविजुअल लिख रहा हूं, अब चाहते तो एक ही लाइन में सारे लिख देते, लेकिन समझाने के लिए भी मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूं, लास्ट में मैं ऐड भी करूंगा। जब मैं इस पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहा हूं, आपको ये लाइन दिख रही होगी, तो ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर बात करता हूं इस वेव की, तो ये एक स्टेप सिग्नल है। स्टेप सिग्नल कैसे लिखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड जो कि कितना है 2, तो अब मैंने लिखा 2 इंटू u ऑफ t, लेकिन t माइनस 4, बिकॉज ये 4 सेकंड पे बना हुआ है। आल्सो भैया आपने एक चीज और बोली थी कि जब यदि स्टेप सिग्नल डिक्रीज हो रहा हो तो उसको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव हो तो इंक्रीमेंट लेना है। बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा था तो उसको नेगेटिव में लिया। क्या इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ भैया? एक पॉइंट अभी लिख दो आप, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहां पे एक और पॉइंट लिख देते हैं जो कि मेरा होगा स्टेप नंबर 3, कुछ तरीके से कि यदि कोई पॉइंट, बिकॉज यदि आपको ये स्टेप याद है तो हम वही सेम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। पहले स्टेप क्या था कि अलग अलग सिग्नल का लिखना है, भैया आपने वैसे लिखा, रिप्रेजेंटेशन करना है, हमने वैसे लिखा। भैया आपने साइन का लिखा नहीं, मैं चलो मैं साइन का लिख देता हूं कि जब कभी इंक्रीमेंट हो रहा हो, इंक्रीमेंट हो तो उसको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, और जब डिक्रीमेंट हो उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो जब डिक्रीमेंट हो तो उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो क्या ये क्लियर आएगा? क्या आपको ये बात याद रहेगी? क्या आपको ये बात याद रहने वाली है? ठीक है भैया,
ये बात याद रहने वाली है, एक स्टार लगा दो तो और अच्छे से याद रहेगी। मैंने बोला लो 2 स्टार लगा दिए। क्या आप क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। तो हमने इस वाले रैम का लिख लिया, इन 2 स्टेप सिग्नल लिख दिया। अब ये लास्ट वाले जो रैम पे इसका लिखते हैं। इसका कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया, टेंशन की बात नहीं है, ये आपका ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वो 2 प्रीवियस लिख चुके थे। हाँ, अब मुझे किसका लिखना है? अब मुझे लिखना है इस वाले रैम का, इस वाले रैम का। तो इस रैम का लिखूंगा तो सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करूंगा। यस सर, स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 पर x2 माइनस x1, तो 4 ये वाला, सॉरी ये वाला 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 दैट इज 2 बाई 2 दैट इज 1। इसका स्लोप कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है भैया। अब उसके बाद रैम सिग्नल को लिखना है। तो रैम सिग्नल क्या होता? जिस जिस पॉइंट पे स्लोप चेंज हुआ है उस पॉइंट पे रैम लिखना है। बिल्कुल, एक 2 पे चेंज हुआ होगा बिकॉज स्लोप यहां पे 1 आया है, तो पहले स्लोप कुछ और होगा, उसके बाद स्लोप 1 आया, फिर स्लोप फिर से डिक्रीज हुआ। तो पहले 2 के लिए लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड यानी स्लोप k इंटू आर ऑफ टी लिखते हैं ना ब्रो? मैंने बिल्कुल, k क्या आता है? स्लोप, तो पहले स्लोप लिखा, उसके बाद आर ऑफ टी लिखा इंटू आर ऑफ टी, लेकिन t माइनस 2 आएगा भैया, ठीक है भैया, आपने बोला मैंने लिख दिया। फिर 4 के लिए लिखा तो स्लोप लिखेंगे इंटू आर ऑफ टी माइनस 4 लिख दिया, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स पे स्लोप चेंज हुई थी। भैया मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? इस वाले पॉइंट पे स्लोप क्या हुई है? पॉजिटिव, तो उसको लेंगे पॉजिटिव। भैया इस वाले स्लोप पे, जो इस वाले टाइम पर, इस वाले पॉइंट पर स्लोप डिक्रीज हुई है, तो उसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव। क्या इतना क्लियर हो गया? हाँ, तो बस क्या करना है, इन तीनों के टर्म को ऐड कर देना है। तो इतना ये वाला इरेज कर देते हैं। तो अब क्या करना है, सारी की सारी सिग्नल्स के जो भी वेव फॉर्म लिखी है सबको ऐड करना है। तो एक तो ये वाली वेव फॉर्म होगी, तो उसको फटाफट पहले यहीं पे लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर होने वाला हमारा क्या होने वाला है? फाइनल आंसर क्या होने वाला है? एक तो ये वाला सेकंड वाली वेव फॉर्म माइनस का आर ऑफ टी माइनस 4, एक ये होने वाला है, और जो प्रीवियस हमने निकाला था ये वाली वेव फॉर्म, तो ट्वाइस ऑफ दिस एंड ट्वाइस ऑफ दिस। तो पॉजिटिव का आर ऑफ टी, फिर नेगेटिव में कोई टर्म थी आर ऑफ टी माइनस 2, ठीक है। और भैया फिर हमने स्टेप सिग्नल का भी ऐड कर दिया, इन दोनों का, 4 का और 2 का। और भैया दोनों नेगेटिव में, तो दोनों नेगेटिव में ले लेंगे, आर ऑफ टी माइनस 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ आर ऑफ टी माइनस 4। तो हमने क्या किया, जितनी भी हमारे पास जितनी भी वेव फॉर्म थी, जितनी भी सिग्नल थे, और हर एक सिग्नल का हमने कैलकुलेट किया, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, उसको कंबाइन करके लिख दिया। जो टर्म पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लिखा, जो टर्म नेगेटिव उसको हमने नेगेटिव में लिख करके यहां तक लेके आ गए। क्या इतना क्लियर हो गया? हाँ, इतना क्लियर होने के बाद दैट इज माई फाइनल वेव फॉर्म, ये हमारी क्या कहलाएगी? फाइनल वेव फॉर्म कहलाएगी। दैट इज माई फाइनल आंसर। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है भैया, एक बार फिर से रिपीट कर दूं तो मजा आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल। मेरा पहला स्टेप क्या था कि जितने भी कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन देके रखा हुआ है, मुझे पहले ये पहचानना है कि मुझे कितने टाइप ऑफ सिग्नल्स गिवन है। पहले पहचान लो कि अच्छा ये रैम सिग्नल है, ये हमारा स्टेप सिग्नल होगा, ये रैम पे या ये स्टेप है, ठीक है, सारे पहचान लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल सिग्नल्स का क्या लिखना है, उसकी वेवफॉर्म लिखनी है, उसकी वेवफॉर्म लिखनी है। तो हमने बताया कि वेवफॉर्म कैसे लिखते हैं, स्टेप सिग्नल के लिए k इंटू यू ऑफ टी लिखते हैं। यदि टाइम 0 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे यू ऑफ टी लिखना, यदि किसी पर्टिकुलर सेकंड से स्टार्ट हुआ होगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो यू ऑफ टी माइनस 4 या 5 या 6। रैम सिग्नल के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पे k क्या है हमारा, स्लोप होगा, तो स्लोप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर ऑफ टी से प्रेजेंट करेंगे। फिर भैया आपने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बताया कि जब ये दोनों लिख रहे होंगे तो जो टर्म पॉजिटिव होगी, यानी जिस वक्त ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा उस पर्टिकुलर सेकंड पर, यदि वो चीज पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और यदि ग्राफ नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो उसको नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है,
और फिर हमने जब सारे परफॉर्म किया तो एक और चीज देखी कि रैंप सिग्नल लिखते वक्त उस दोनों पॉइंट्स पर लिखेंगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर स्लोप क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, स्लोप क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। बस इतना ही खेलना है। यदि आपको ये 3 स्टेप्स याद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, 5 मार्क्स में आता है। मैं बता दूं, यदि ये लिखना नहीं आता है तो यूनिट 1 रैपलेस की आगे जो पढ़ने वाले हैं वो 5 मार्क्स भी जाएंगे, बिकॉज पहला स्टेप होता है कि ये इक्वेशन लिखना है। अगर जब हम रैपलेस पढ़ेंगे, सेम प्रोसेस कर रहे होंगे, सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर वेव का वेव इक्वेशन लिख रहे होंगे एंड देन उसके बाद उस पर रैपलेस लगा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन अलग से आएगा, ये भी जाएगा 5 मार्क्स में, और वो जो रैपलेस कैलकुलेट करने के लिए आएगा वो भी जाएगा। तो इसलिए पहले ये अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम दे दो, उसको अंडरस्टैंड कर लो। ये अंडरस्टैंड कर लिया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है रैपलेस ट्रांसफॉर्म। कुछ बच्चों को सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल सेकंड सेमेस्टर में यूनिट 3 का टॉपिक था। यूनिट 3 में रैपलेस ट्रांसफॉर्म ने पढ़ा था, बिल्कुल ये वही है। उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे ना, बिल्कुल। लेकिन यहां पे कुछ 2-4 फॉर्मूले में पढ़ने हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होने वाले। ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यदि ये वाला फॉर्मूला आता है तो इसका रैपलेस क्या होता है। तो पहली बात तो हम पढ़ लेते हैं रैपलेस ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक या फिर जो फंडामेंटल या फिर जो यूनिवर्सल इक्वेशन होती है वो दिखने में कैसी होती है। इसकी फंडामेंटल जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रैपलेस जब भी हम लेते हैं तो हम इसे टी का लेते हैं, और टी के जब रैपलेस लेते हैं तो वो एस में कन्वर्ट होता है। हम टी पर रैपलेस लगाते हैं, और जब मैं रैपलेस लगाता हूं टी पे तो रैपलेस क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है एस के अंदर। तो मुझे फाइनल आंसर आता है वो किस में आता है, एस पे आता है। और रैपलेस लगाते किस पे, टी वाले फॉर्मेट पे लगाते हैं। जो मेरा वेरिएबल है वो क्या होगा, टी होगा। ठीक है भैया, इतनी बात तो क्लियर है। सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन था एफ ऑफ टी और मुझे बोला उसका रैपलेस लो। तो जब भी रैपलेस लिखते हैं हमेशा क्या लेते हैं, स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। और ये कोई फंक्शन है टी में और मुझे क्या बोला, इसका रैपलेस कैलकुलेट करना है। ठीक है भैया, तो इसका रैपलेस किसके बराबर होता है, इसका रैपलेस बराबर होता है इंटीग्रेशन, ये फंडामेंटल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम जितने भी हमें फॉर्मूले में बताऊंगा वो सारे फॉर्मूले इस इक्वेशन से ड्राइव हो सकते हैं। तो क्या भैया डेरिवेशन आएगी, नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगी। मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगाऊंगा और फटाफट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी स्टार्ट करता है, लेकिन जब मैं 0 से इन्फिनिटी चलाऊं तो चलेगा। तो 0 से इन्फिनिटी, उसके बाद वो फंक्शन एज इट इज लिख दो। ठीक है भैया, वो फंक्शन एज इट इज लिख दिया, इंटू ई की पावर में माइनस का एस टी डी टी। तो ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है रैपलेस ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला। कितना क्लियर है क्या, ठीक है। इधर समझ आ गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब जब मैं समझ लिया कि यार ये बेसिक फॉर्मूला है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। चाहो तो आप जो भी आपके पास जो भी आप क्वेश्चन आएगा, हम चाहे तो उसको हर एक लगा लगा के फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हमें स्मार्टली खेलना है, लाइफ को चिल रखना है। यार बीटे वाले स्टूडेंट है, इतना स्मार्टली खेलते हैं, हार्ड वर्क नहीं इतना ज्यादा करते, तो स्मार्टली कैसे खेलेंगे देख लेते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें पता होने चाहिए हर एक रैपलेस के। सबसे पहला रैपलेस होता है u ऑफ टी का। हाँ, ये क्या है, ये स्टेप सिग्नल है। ये स्टेप सिग्नल है, कौन सा स्टेप सिग्नल है, जिसको u ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पे इसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल। भी आपने एक यूनिट कीवर्ड क्यों लगाया, बिल्कुल यहां पे मैंने यूनिट कीवर्ड क्यों लगाया ये अभी देख लेते हैं। यहां पे अभी हमने देखा ना, ये अभी हमने देखा था स्टेप सिग्नल क्या होता है। हाँ, यदि मैं इसको बोलता हूं यूनिट स्टेप सिग्नल, इसका मतलब यह है कि जब k की वैल्यू 1 होगी, जब k की वैल्यू 1 होगी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला था यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल मतलब क्या होता है कि जब k की वैल्यू 1 हो जाए, जब k की वैल्यू 1 हो जाए, जब k की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिट स्टेप सिग्नल कहूंगा। इन दैट केस की जब पुट कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल। जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो यहां पे क्या होगा, 1 होगा। कब,
जब यदि यूनिट स्टेप सिग्नल लिखा हुआ होगा। तो जैसे कि मैंने बोला, अभी मैं बताया था कि वो एक क्या है, स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो यदि ये एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, यदि ये क्या है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जगह पे क्या मैं 1 पुट कर सकता हूं, बिकॉज हमें पता है जब मैं टाइम 0 से इन्फिनिटी टाइम पॉजिटिव लेता हूं, जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो u ऑफ t क्या पुट कर सकते हैं, k पुट कर सकते हैं, और k की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं भैया कि हम 1 का रेफरेंस ले रहे हैं? मैंने बोला हाँ। और 1 का रेफरेंस क्या होता है, 1 का रेफरेंस होता है 1/s। तो जब कभी आपको u ऑफ t का रेफरेंस लेना हो तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए u ऑफ t यानी स्टेप सिग्नल का रेफरेंस क्या होता है, 1/s होता है। क्या इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल भैया, ये मेरा क्या कहलाएगा, पहला कहलाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है मेरा रैपलेस ऑफ r ऑफ t, यानी रैंप सिग्नल का रैपलेस क्या होगा। रैंप सिग्नल का जो रैपलेस होता है वो होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका रैपलेस होगा। r ऑफ t का रैपलेस क्या है, जानना भैया, r ऑफ t है, t है कोई t-2 t-3 या t-4 नहीं है भैया। यदि वो केस आ गया, तब यदि वो वाली सिचुएशन आएगी, वो वाली कंडीशन आएगी, तो हम आगे देखेंगे कि उस वक्त हमें क्या चीज करनी है। बट अभी के लिए r ऑफ t यदि आपको दिखे तो क्या करना है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। क्या इतना क्लियर है क्या? ठीक है भैया, इतना क्लियर हो गया। थर्ड, रैपलेस ऑफ e की पावर में माइनस का 80, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। यदि कभी आपको ये दिखे कि आपको रैपलेस ना हो e की पावर माइनस का 80 का, तो इसका रैपलेस क्या होता है, 1 अपॉन में x माइनस t के साथ जो भी कॉफिशिएंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, t के साथ जो भी कॉफिशिएंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या है, माइनस का a, तो माइनस का a सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस a बन जाएगा। भैया आपने इस तरीके से क्यों बताया, ताकि जब आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हो सकता है कि e की पावर टर्म मल्टीप्लाई में हो, तो जहां पे भी आपको s दिखे वहां पे क्या पुट कर देना, s माइनस का ब्रैकेट में वो कांस्टेंट टर्म या फिर वो कांस्टेंट कॉफिशिएंट जो t के साथ लिखा हुआ था, यानी s माइनस t का कॉफिशिएंट। कितना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने सिर्फ 3 रैपलेस बताए हैं, और ये मोस्ट टाइम 3 ही आते हैं, ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, लेकिन हम और पढ़ लेते हैं फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, कभी मुझे ये बोले रैपलेस ऑफ साइन ओमेगा टी का क्या होगा। अच्छा, साइन ओमेगा टी का रैपलेस क्या होने वाला है, तो साइन ओमेगा टी का रैपलेस होता है, डिवाइड में क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो भी टी का कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर ले लेना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये ऊपर क्या आएगा, यदि साइन है तो ऊपर ओमेगा आएगा। अच्छा, तो भैया कॉस का क्या करेंगे, यदि कॉस ओमेगा टी यदि आपको दिखे कहीं पे, तो जब कॉस ओमेगा टी दिखेगा तो नीचे लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। जब कॉस आएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, यानी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर। जब साइन की टर्म आएगी तो ओमेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्या इतना क्लियर हो गया क्या? बस, तो ये 5 रैपलेस थे, ये आपके दिल दिमाग में बैठे होने चाहिए। एग्जाम में जब आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट यदि रैपलेस पता है तो अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट 5 मिनट में, फटाफट 5 मिनट 5 सेकंड में फटाफट रैपलेस याद कर लो, फटाफट ये वाले और ये दो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। भैया प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हो? कभी कभी क्या होता है, वो गेम खेलता है, एग्जामिनर को गेम खेलना बहुत पसंद है, पबजी खेलना बहुत पसंद है, तो वो गेम खेलता है और गेम में क्या करता है, कुछ टर्म मल्टीप्लाई कर देता है, कुछ टर्म डिवाइड कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर देता है। उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास है ये 3 प्रॉपर्टीज। यदि ये 3 प्रॉपर्टीज पता है तो हमारी लाइफ चिल हो सकती है। अच्छा भैया चिल करनी लाइफ को, हाँ तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, जा कर लेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? लीनियर प्रॉपर्टी हमें लगानी कब है, हमें कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन हो जिसमें बाहर रैपलेस लेना है किसी टर्म का, और यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म गिवन लाइक ए,
u ऑफ t प्लस b u ऑफ t और ऐसी c r ऑफ t ले लेते इसको, r ऑफ t। कुछ इस तरीके से इक्वेशन गिवन है। इन्होंने बोला मुझे रैपलेस लो। मैं तो अपने पीछे फॉर्मूला किया, भैया ये कहां था, ये तो यहां कहीं भी लिखा ही नहीं है। मेरे को तो सिर्फ बोला था u ऑफ t का रैपलेस लेना है, मुझे बोला सिर्फ r ऑफ t हो तो उसका रैपलेस लेना है। भैया यहां पे तो ब्रैकेट में बहुत सारी टर्म्स आ गई, वो भी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। मैं बोला हाँ। तो लीनियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आपको रैपलेस लेना हो बहुत सारी टर्म का जो कि एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो, किसमें हो, मल्टीप्लाई में नहीं, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो, इन दैट केस रैपलेस को इंडिविजुअल के साथ भेज दो, यानी रैपलेस को अलग अलग टर्म के साथ लिख दो। ठीक है भैया, तो आपने बोला अलग अलग टर्म के साथ लिख दो, तो हमने क्या लिख दिया, अलग अलग टर्म के साथ यहां पे लिख दिया। तो यू साथ अलग लिखा, इस वाली टर्म के साथ अलग लिखा लैपलेस को, b ऑफ u ऑफ t, और इस वाली टर्म के साथ अलग रैपलेस लिख दिया c इंटू r ऑफ t। बस अब यहां पे दिख रहा है, हाँ भैया u ऑफ t का रैपलेस मुझे पता है, ये b और a और c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का कभी रैपलेस कैलकुलेट नहीं होता, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये a को बाहर निकाल करके u ऑफ t का रैपलेस लेंगे, b कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, c कांस्टेंट है बाहर निकलो। तो इस तरीके से क्या करेंगे, u ऑफ t r ऑफ t का रैपलेस हमने पढ़ चुके हैं, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो समझ गए लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी हाँ ये प्रॉपर्टी कहती है अलग अलग लोगों के साथ बांट दो, ना शेयरिंग इज केयरिंग होती है ना, तो अलग अलग लोगों के साथ शेयर कर दो, यानी इस रैपलेस को हर किसी के साथ भेज करके इंडिविजुअल लिख दो एंड देन कैलकुलेट द रैपलेस ऑफ ईच टर्म्स। ठीक है, समझ गए क्या, हाँ भैया ठीक है। अब है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सर हाँ पता लगा, अच्छा शिफ्टिंग यानी कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, मैंने बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, मुझे बोला कि मुझे रैपलेस कैलकुलेट करना है u ऑफ t माइनस 4 का। हाँ भैया ये बात तो सही है, ठीक है। मैं पीछे फॉर्मूले के पास गया, भैया आपने बोला था रैपलेस किसे कैलकुलेट करना है, यदि u ऑफ t लिखा हो तो क्या लिखना है, 1/s लिखना है। भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, u ऑफ t माइनस 4, थोड़ा नीचे है लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, u ऑफ t माइनस 4 का रैपलेस लिखना है। भैया फॉर्मूला ने बताया नहीं, मैंने बोला इसके फॉर्मूला है भी नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। तो भैया अब क्या करें, तब आता है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है आपको u ऑफ t का रेफरेंस पता है, लेकिन आपको u ऑफ t माइनस 4 5 6 7 हो जाए, जब टाइम शिफ्ट हो जाए, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको u ऑफ t का रैपलेस लिखना है। ठीक है भैया, आपने बोला आप पे ट्रस्ट करके u ऑफ t का रैपलेस ले लेते हैं, तो हमने क्या किया, u ऑफ t का रैपलेस ले लिया। u ऑफ t का रैपलेस लेने के बाद भैया जगह छोटी पड़ रही है क्या, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं है, जगह छोटी नहीं है। मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूं, एल थोड़ा अच्छे से लिखो, u ऑफ t। ठीक है, u ऑफ t का रैपलेस लेने के बाद फिर क्या करना है, जो भी टाइम था उसको कहां लगा देना है, e की पावर में माइनस का s इंटू टाइम। यहां पे टाइम 4 सेकेंड था तो 4 सेकेंड ले लिया, टाइम यदि 5 सेकेंड होता तो मैं 5 ले लेते, यानी e की पावर में माइनस का इंटू टाइम, जो टाइम से वो क्या हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा। 4 होता 4, 5 होता 5, 6 आता तो 6 सेकेंड लगा देते, मल्टीप्लाई कर देते वहां पे। क्या समझ आई क्या, u ऑफ t का रैपलेस पता था मेरे को, हाँ मल्टीप्लाई क्या हुआ, क्योंकि ये टर्म शिफ्ट हुई थी तो e के बारे में माइनस का s इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। ये कब लगानी भैया, सिचुएशन देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं कब लगानी होगी। कभी मुझे बोले कि मुझे रैपलेस लेना है किसका, डिफरेंशिएशन का, यानी d बाई डी टी, और मैं किसी r ऑफ t का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो यहां पे क्या हो रहा था, मैं किसी r ऑफ t का डिफरेंशिएट कर रहा था और मुझे बोला उस डिफरेंशिएशन का रैपलेस ले लो। फिर से नया फॉर्मूला नहीं, ये कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये बोलती है कभी भी आपको रैपलेस लेना हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसको कैसे लिखते हैं, देखो बहुत इजी होता है, और आगे जब हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे तो हम इसी के साथ ही डील कर रहे होंगे। यदि फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, स्क्वायर तो सेकंड डेरिवेटिव था,
तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो उसको कैसे लिखेंगे? s इंटू लैप्लस ऑफ r ऑफ t, ठीक है, माइनस का पहले s की पावर 1 आएगी, फिर s की पावर 0, तो x की पावर 0 कितनी होती है भैया? वो तो 1 होती है, तो 1 इंटू r ऑफ 0, तो टाइम इक्वल टू 0 पुट कर देना, यानी इस पर्टिकुलर लैप्लस किसके बराबर होगा? s इंटू आर ऑफ टी का लैप्लस ले लेना, जो भी आएगा उसको s से मल्टीप्लाई कर देना, फिर माइनस लगाया, 1 को तो हटाई दो, आर ऑफ टी इक्वल टू 0, यानी इस पर्टिकुलर आर ऑफ टी में जहां पे टी की टर्म आ रही होगी यहां पे 0 पुट करूंगा, जो भी कैलकुलेट आएगा उसको मैं यहां पे कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लस। क्या समझ आ गया आपको? लीनियर प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग वाली और डिफरेंशियल वाली, ये क्वेश्चन करते वक्त चीजें बीच में आएगी, तो ये मुझे पहले से अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं फटाफट रैप्लस कैलकुलेट करूंगा। बच्चे बोलते मुझे रैप्लस नहीं कैलकुलेट हो पा रहा, आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं था, आपको बस वो 5 फॉर्मूले और 3, हाँ 5 और 3, यानी ये 8 चीजें थी, आपको पता है यार रैप्लस का जो मतलब हवा बना के रखा हुआ है ना यार, इतना ही बना के रखा, इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, एक क्वेश्चन करेंगे पता लग जाएगा यार कितना इजी कैलकुलेशन है यार रैप्लस की, बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होगी तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ तो फॉर्मूले करोगे ना? हाँ भैया हम फॉर्मूले कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है एप्लीकेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। एप्लीकेशन क्या? वही यार कि वही मुझे फॉर्म कोई फॉर्म देखी रखी हुई होगी, कोई क्वेश्चन देखे रखा होगा, मुझे बोलेगा उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, ठीक है भैया? तो कोई ना कोई स्टेप होने चाहिए, बिकॉज जब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं मुझे स्टेप याद है तो फिर मैं उसको अप्रोच कर पाऊंगा। मैंने बोला 2 स्टेप्स परफॉर्म करने, दैट्स इट। पहला स्टेप क्या होगा कि जो पहला स्टेप ये होने वाला है वो होने वाला है कि जो भी आपको वेव फॉर्म दे उस पूरे कंप्लीट वेव फॉर्म का, ये पूरे कंप्लीट सिग्नल का क्या लिख देना? वेव फॉर्मेशन, फिर वेव इक्वेशन लिख देना। यानी पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या लिखना है? वेव इक्वेशन लिख देना उस कंप्लीट फिगर की, उस कंप्लीट सिग्नल की, तो वेव इक्वेशन लिख देना है, ठीक है भैया? तो हम क्या लिख देंगे? वेव इक्वेशन लिख देंगे। वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जो भी हम देख के आए हैं। स्टेप 2 में क्या लगा देना है? लैप्लस लगा देना है, टेकिंग लैप्लस ऑन वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन में लैप्लस लगा देंगे एंड जो भी फॉर्मूला मैच कर रहा होगा, जो भी प्रॉपर्टी मैच करी होगी वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे और लैप्लस कैलकुलेट कर देंगे। दैट इज माय फाइनल आंसर। क्या समझ आ गया एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है? सिर्फ 2 स्टेप है और हम अपने कहां पहुंचेंगे? फाइनल आंसर या फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, ठीक है भैया? क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, पेज लिया हुआ है ना, पेज लिया हुआ है, 2-4 और पेज ले लेते हैं, इसी पेज बनाते हैं, खाली पेज पे। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं उस पे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, ये हमें देखिए रखी हुई एक्सिस एंड इस तरीके से गिवन है, फिर नीचे वाली लाइन पेन ऐसे ही, और ये ऐसे चलती जा रही है। भी इतना बड़ा डायग्राम बना रहे हो आप, मैंने बोला बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, बस मेरे लिए वो मैटर करता है, ठीक है? तो ये नीचे की तरफ ऐसा डायग्राम है और इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है? वैल्यूज लिख लेते हैं, ऊपर वाली 1 है, नीचे वाली -1 है, ठीक है? तो ये ऊपर वाली या ये वाला जो मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, और इसका भी क्या? -1 है। ये है तो बहुत नीचे, कोई बात नहीं है, समझ जाओ, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी तो हमारी वाइब मैच होनी चाहिए, ठीक है? तो ये 1 था, ये -1 है इसका एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे क्या है? 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है, ये कर्व चलता जा रहा है। अच्छा भैया, ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? जब भी कर्व ऐसे चलता जाए, इसको बोलते हैं पीरियोडिक वेव फॉर्म। साइनसॉइडल के बारे में पता होगा, साइनसॉइडल के जब मैं वेव बनाता हूं, साइनसॉइडल के जब मैं वेव बनाता हूं, ये साइन का जब मैं वेव बनाता हूं तो क्या होता है? वेव पता है चलता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है, बिल्कुल भैया। तो जैसे साइन का एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये भी क्या है? एक पीरियोडिक वेव है जो कि चलती जा रही है। और मुझे क्या बोला? इस पर्टिकुलर वेव का मुझे लैप्लस कैलकुलेट करो, ठीक है भैया? इन्होंने बोला कि लैप्लस कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं।
तो मैंने बोला जब भी रैपलेस कैलकुलेट करना हो दिमाग में सिर्फ 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि आपको वेव फॉर्म कैलकुलेट करनी है, ठीक है भैया। सेकंड स्टेप क्या था कि उस वेव फॉर्म के ऊपर रैपलेस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, रैपलेस ट्रांसफॉर्म लगा देना है, जो फॉर्मूला मैच करे उसको लगा देना है, ठीक है। अब भैया एक बात बताओ, मैंने बोला पूछो भैया, ये तो वेव फॉर्म चलती जा रही है, रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही, तो भैया फिर ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम इनफाइनाइट तक वेव इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, क्यों? बिकॉज भैया यहां रैंप बन रहा है, यहां स्टेप बन रहा है, फिर रैंप, फिर स्टेप, भैया ऐसे तो बहुत सारी इक्वेशन बन जाएगी। बिल्कुल, तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं केस 1। यानी मेरा पहला क्या आएगा? ये मेरा आएगा पहला केस, ये केस नंबर 1 है। केस 1 क्या होता है? पीरियोडिक वेव फॉर्म। जब मेरा पीरियोडिक वेव फॉर्म आ जाए और मुझे पीरियोडिक वेव फॉर्म का कैलकुलेट करना हो, ठीक है, जब मुझे पीरियोडिक वेव फॉर्म का क्या कैलकुलेट करना हो? रैपलेस कैलकुलेट करना हो, तो ये जो जिन्होंने लिखा है ना, इन्होंने बहुत इजी, बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने बोला टेंशन मत लो, आप क्या करो, जिस जगह से ये वेव फॉर्म रिपीट हो रही है सिर्फ आप वहां तक कैलकुलेट कर दो। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उन्होंने बोला कि देखो पहले बात बताओ ये रिपीट कहां से हो रहा है। तो मैंने बोला कि देखो ये 2 सेकंड के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है। देखो ये वाला पार्ट, ये वाली वेव आई और इस वेव के बाद ये सेम वेव रिपीट हो गई। तो ये 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद ये वेव फॉर्म फिर से रिपीट हो रही है। तो मुझे पता लग गया कि 2 सेकंड के बाद ये वेव फॉर्म फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप क्या करो, 0 से 2 सेकंड के लिए आप रैपलेस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आपने बोला हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना करते हैं, ठीक है भाई। इन्होंने बोला तो हमने एक अच्छा सा डायग्राम फिर से बनाया एक अच्छा सा डायग्राम, और उन्होंने बोला रैपलेस सिर्फ यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट करना है। तो मैंने फिर से बना लिया, ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से बना लिया, ठीक है। फटाफट पॉइंट्स लिख लिए। ये मेरा 1 सेकंड था, ये मेरा 2 सेकंड है, और ये मेरा -1 है, सॉरी ये +1 है, और ये मेरा क्या होगा? -1 होगा, ठीक है भैया। ये चीज लिख ली। नाउ अब क्या करना है? अब करना ये है वेव फॉर्म लिखना। पहला स्टेप क्या था? वेव फॉर्म। तो ये पहला स्टेप क्या कहलाएगा? रैंप कहलाएगा। यानी ये मेरा रैंप है, ये मेरा स्टेप सिग्नल है, ये मेरा रैंप सिग्नल है। रैंप, स्टेप और रैंप, इसके बाद रिपीट हो रहा है। तो यहां तक, सिर्फ यहां तक है, इसके बाद रिपीट हो रहा है, इसके बाद फिर से, यानी कि यहां पे पूरा तक लेना है, नहीं पूरा नहीं लेना है, सिर्फ यहां तक रिपीट हो रहा है। क्या इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 2 सेकंड तक के लिए बना लिया। तो मुझे लगा मुझे सिर्फ 3 इक्वेशन लिखनी है। मैंने बोला हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज में इक्वेशन लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार मुझे ड्रॉ ना करना पड़े, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं बिकॉज इसका काम हो चुका है, इसको इरेज कर देते हैं। तो बच्चे फटाफट निकालने बैठ गए होंगे, बहुत बढ़िया। भैया बोल रहे हैं मैं भैया आपसे पहले निकाल लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल फटाफट निकाल के चैटबॉट में आंसर आने चाहिए ताकि मुझे भी वाइब आएगा, बोलो वाह क्या बच्चे यार, एकदम पॉजिटिविटी है कि एकदम मेरे साथ काम करे, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ कॉपी लेके बैठे हैं। ये सिर्फ कॉफी पिए जा रहे हैं यार, कॉफी टी पी जा रहे हैं, साथ में कॉपी में लिखो ना। ठीक है भैया, लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रैम का लिख रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, रैम का वेव इक्वेशन लिखी, ठीक है। क्या बोली थी मैंने भैया, सबसे पहला स्टेप था स्लोप कैलकुलेट करना। मेरे को याद है, आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने बोला अच्छी बात है, आपको याद होना भी चाहिए। पहला स्टेप था स्लोप कैलकुलेट करना। तो यहां पे ये पॉइंट कितना है भैया, 1,1 का है, और ये वाला पॉइंट 0,0 का है। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, भैया इसका स्लोप 1 आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप क्या था भैया, जब भी रैम का कैलकुलेट करते हैं, आपने 2 स्टार पे मार्क किए थे, और वो क्या बोले थे, बिकॉज एक्सिस का स्लोप 1 आया है तो पहले स्लोप 0 रहा होगा, पहले स्लोप 0 था, फिर 1 आया, फिर वापस डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब यह है कि 2 पॉइंट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रैम इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मैं बोला वाह यार, इतना क्लियर, एकदम सही बोल रहे हो आप तो। बिल्कुल भैया, आपसे पढ़ रहे हो तो हमें समझ तो आएगा ही। तो सबसे पहले हम लिखा स्लोप इनटू रैम का क्या होता है, आर ऑफ टी, टी माइनस 0 इज टी, ठीक है। फिर इस वाले पॉइंट लिखा, तो स्लोप जो कि 1 है, आर ऑफ टी माइनस 1। उसके बाद भी आपने एक चीज बताई थी, जब इंक्रीमेंट हो रहा तो पॉजिटिव लेना है, जब डिक्रीमेंट हो रहा तो नेगेटिव लेना है। यहां स्लोप इंक्रीज हुई तो इसको पॉजिटिव टर्म लेंगे, यहां पे स्लोप डिक्रीज हुई तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या इक्वेशन लिख दी भैया, बिल्कुल भैया। अब ये वाला लिख लेते हैं, ये क्या है,
ये एक स्टेप सिग्नल है, ठीक है भैया। तो स्टेप सिग्नल का लिखा हमने, तो सेकंड स्टेप सिग्नल का हमने लिख दिया। भैया आप धीरे धीरे चल रहे हो, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, मैं फटाफट लिख दूंगा बिल्कुल। तो स्टेप सिग्नल क्या होता है, k इंटू यू ऑफ टी होता है। हाँ, u क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यहां से लेके यहां तक की हाइट, तो 1 + 1 ये 2 सेकेंड, यानी 2 एम्पलीट्यूड आएगा, इंटू u ऑफ t माइनस 1। और 1 क्यों लिखा, बिकॉज ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल है ये 1 पर ड्रॉ हुआ है, 1 सेकेंड पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए t माइनस 1 लिखा। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। भैया पहले ग्राफ इंक्रीज का, फिर ग्राफ डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, यानी डिक्रीज किया तो नेगेटिव आंसर आएगा। बिल्कुल आपको समझ आ रहा है, ठीक है ठीक है। ये तीसरा चाहता हूं मैं, आप लिखो, मैं चाहता हूं, मैं वेट कर रहा हूं, मैं लिटरली वेट कर रहा हूं आपका। मैं चाहता हूं कि ये आप कैलकुलेट करो, फिर मेरे से मैच करो, तब आपको ही भरोसा होगा, मुझे भरोसा होगा कि हाँ आपको वो चीज समझ आई जो मैंने आपको बताई थी, जो मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं। फटाफट लिखो, मैं 10 सेकंड तक काउंट कर रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड तक काउंट कर रहा हूं। 1 2 3, भैया थोड़ा धीरे धीरे काउंट करो, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आई होप आपने वो लिख दिया होगा, और मुझे पता है कि आपने एकदम सही लिखा होगा, आपको बस मैच करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाले का रैंप लिखेंगे, रैंप की इक्वेशन लिखेंगे। तो भैया रैंप की इक्वेशन क्या होती है, भैया मैं लिख चुका हूं कमेंट बॉक्स में, आपने देखा नहीं, मैं देख लूंगा। तो इसकी रैंप की इक्वेशन क्या होगी, स्लोप, इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आएगा 1, 1, एक्स एक्सिस भी 1 है, वाई एक्सिस भी -1 है, -1 है, और ये है 2, 0। इसका स्लोप कैलकुलेट करो, कितना आएगा भैया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 0 - 1 यानी 1 डिवाइड बाय 2 - 1 1, तो उसका स्लोप भी भैया 1 ही आएगा। पक्का, या कोई ऐसा तो नहीं बच्चा जिसको स्लोप कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, नहीं भैया आता है कैलकुलेट करना, बिल्कुल। इंटू सबसे पहले इस वाले पॉइंट के लिए लिखेंगे, तो वो कितना आएगा, r ऑफ t - 1, बिल्कुल भैया। उसके बाद इस वाले पॉइंट के लिए लिखेंगे, तो स्लोप इंटू r ऑफ t - 2। अब स्लोप क्या हुई होगी भैया, यहां पर स्लोप आई और उसके बाद इंक्रीमेंट हुई थी, तो r ऑफ t - 1 इंटू r ऑफ t - 2, तो इस वाले की हमने क्या लिख दी, स्लोप लिख दी। एंड स्लोप यहां पे क्या होगा, 0 हो गया, इस वाले पॉइंट के लिए स्लोप 0 हो चुका है, तो यहां पे पहले स्लोप 1 था, यहां पे स्लोप डिक्रीज हो चुका है। तो क्या ये दोनों टर्म पॉजिटिव में आएगी भैया, क्यों, बिकॉज भैया यहां पे कुछ स्लोप थी और यहां पे इंक्रीमेंट हुई 1 से, फिर 1 से इंक्रीमेंट हो गया 0 भाई, तो ये वाले स्लोप पॉजिटिव, यानी ये वाला पॉजिटिव, ये वाला क्या आएगा नेगेटिव। क्या इतना क्लियर हो गया, क्या इतना क्लियर हो गया, हाँ भैया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट में इसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया, अब आगे बढ़ लेते हैं। तो ये वाला हो गया, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, बिकॉज ये मेरी चीज हो चुकी है, तो इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर दिया, ठीक है ठीक है। ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐड करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। तो पहले इस वाली टर्म को लिखते हैं, यानी इस वाली टर्म को लिखने के लिए हम लिखेंगे r ऑफ t, फिर माइनस का r ऑफ t माइनस का 1, फिर भैया ये वाली टर्म ऐड कर देंगे, यानी माइनस का 2 u ऑफ t माइनस का 1, फिर ये वाली टर्म ऐड कर देंगे r ऑफ t माइनस का 1, और फिर ये वाली टर्म ऐड कर देंगे माइनस का r ऑफ t माइनस का 2, ठीक है। ये लिखने के बाद हो सकता है आपको कुछ चीजें दिख रही होगी, भैया कुछ कैंसिलेशन हो रही है, लाइक ये कैंसिलेशन हो रही है, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन हो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा r ऑफ t, हाँ भैया मैच कर रहा है मेरा, ट्वाइस ऑफ u ऑफ t माइनस का 1, भैया ये वाली टर्म में मैच कर रही है मेरी, और r ऑफ t माइनस 2, तो बिल्कुल अभी तक सही लिखा हुआ है। दैट इज माई वेव इक्वेशन, जो मुझे चाहिए थी अभी इक्वेशन यहां के लिए। तो ये क्या है मेरी, ये वाली मेरी एक वेव इक्वेशन है। क्या क्लियर है, क्या सबको समझ आ गया, क्या ये क्या मेरी वेव इक्वेशन है। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन के ऊपर ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इस पे क्या लगाना है, रैप्लस लगाना है, ठीक है भैया। तुम आगे गए और इस पे लगा दिया रैप्लस, तो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं r ऑफ t और u ऑफ t वाली टर्म है, तो r ऑफ t माइनस u ऑफ, देख लेते हैं क्या क्या ड्राइव करी थी, मेरे को याद नहीं है वाली इक्वेशन, आप माइनस का ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस भाई हो जा,
u ऑफ t माइनस वन, और वाली r ऑफ t माइनस टू, r ऑफ t माइनस टू। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 थी। हाँ भैया, अब क्या लेना है आपको, रैपलेस ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप रैपलेस निकाल लोगे तो रैपलेस क्या लोगे, इस तरीके से रैपलेस लोगे, इस पूरे टर्म का रैपलेस लेना है। तो r ऑफ t माइनस ट्वाइस ऑफ u ऑफ t माइनस वन माइनस r ऑफ t माइनस टू। कुछ बच्चे फटाफट अपने फॉर्मूले को चेक कर रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने फॉर्मूला लिखा है मेरे साथ साथ वो फॉर्मूले नोट डाउन कर रहे हैं, तो उनको पता है कि भैया ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। मैं बताऊंगा नहीं, अब भैया मुझे पता लग गया, बताऊंगा तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो अब आपको याद होगा कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर प्रॉपर्टी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ भैया साथ में, वेरी गुड, कि भैया ये कौन सी लग रही है, लीनियर प्रॉपर्टी लग रही है। और लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, हर किसी के साथ प्रॉपर्टी बांट दो, सब मुंह माया है, बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, हर एक टर्म के साथ रैपलेस बांट दिया। तो रैपलेस जब लेंगे r ऑफ t का, ये आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म का निकलता नहीं है भैया, मैंने बोला बिल्कुल। तो जब रैपलेस लेंगे तो रैपलेस आएगा u ऑफ t माइनस वन, इसके बाद माइनस का वन बाहर, रैपलेस ऑफ r ऑफ t माइनस टू। ठीक है, इंडिविजुअल करने के बाद सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है भैया, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये लग रही है टाइम शिफ्टिंग। कहां पर, एक तो यहां पे लग रहा है और एक यहां पे लग रहा है। तो मुझे पता है भैया, ये वाला फॉर्मूला मुझे याद है कि r ऑफ t का रैपलेस क्या होता था, r ऑफ t का रैपलेस होता था, ना पहले इसका लिख रहा हूं फिर इसका लिखूंगा देन इसका लिख रहा हूं। r ऑफ t का रैपलेस क्या था, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, कोई कोएफिशिएंट है क्या इसका आगे, नहीं भैया कोई कोएफिशिएंट नहीं है। उसके बाद माइनस टू ऐसे ही रखा भैया, u ऑफ, ये देखो ये u है और ये t माइनस वन है भैया। u ऑफ t का, u ऑफ t माइनस वन का रैपलेस होता था, पहले u ऑफ t का रैपलेस लो भैया, u ऑफ t का रैपलेस होता है 1 बाई s, और जितने टाइम से शिफ्ट हुआ है उसको e की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर है माइनस का s इंटू 1। ठीक है भैया, उसके बाद इसका रैपलेस लेंगे तो माइनस का 1 कोएफिशिएंट ऐसे रखा, r ऑफ t का रैपलेस क्या होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर में माइनस का 2s, बिकॉज जिस टाइम से वो शिफ्ट हुआ है उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट इज माय फाइनल इक्वेशन, दैट इज माय फाइनल इक्वेशन। तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है, ओके। और इस माइनस वन को इरेज करते हैं, अरे माइनस वन को इरेज करके माइनस क्या लगा देते हैं। ठीक है, तो दैट इज माय फाइनल इक्वेशन। क्लियर है क्या, ठीक है। लेकिन भैया आपने लास्ट में एक चीज बोली थी, मैं बताऊंगा, और वो क्या थी कि ये जो इक्वेशन निकली है ये किसके लिए निकली है भैया, जो हमने हाफ यानी इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की इक्वेशन निकाली थी। लेकिन भैया कंप्लीट वेव फॉर्म की इक्वेशन निकालनी है, कंप्लीट वेव की रैपलेस लेना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। जब भी पीरियोडिक आए तो यहां तक तो सेम ही करना है भैया। ए पीरियोडिक हुआ तो यानी जो वेव फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे और आपका फाइनल आंसर होगा। बस पीरियोडिक वेव फंक्शन हुआ तो बस एक स्टेप करना है, दैट इज माय लास्ट स्टेप। हाँ बस वो लास्ट स्टेप है, वो फिर खत्म हो गया। वाह वो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, बिल्कुल। लास्ट स्टेप क्या कहता है, ये आपने निकाला f ऑफ 1t, मतलब f ऑफ s कुछ निकाला होगा किसी f1s, f1s, बिकॉज सारी टर्म s में इसलिए f ऑफ s, और f1 मतलब पहले वाली जो वेव थी मैंने सिर्फ उसका लिखा है। तो कंप्लीट का क्या होगा, जो अपने पहली रिपीटेड वाली, जो हमने पहली वेव फॉर्म बनाई थी, जो कि उसके बाद जो वेव फॉर्म रिपीट हो रही थी, तो पहले वाली का 1 बाई एस जो आपने निकाल चुके हो, उसको डिवाइड किसे करना है, 1 माइनस ई की पावर में माइनस का एस इंटू टाइम, जिस टाइम के बाद वो वेव फॉर्म रिपीट हो रही है। तो ये पूरी इक्वेशन हम लिख देंगे, लिख सकते हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल भैया लिख देंगे, यहाँ पे पूरी इक्वेशन लिख देंगे। ये जो भी आई थी इस पूरी इक्वेशन को यहां लिख देंगे और डिवाइड पे कर देंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस का एस इंटू, सब ये 2 सेकंड बाद रिपीट हुई थी। भैया कैसे आपने कैसे लिख दिया, मैंने बोला देखो ना 2 सेकंड के बाद ये वेव फॉर्म रिपीट हो रही थी, तो मैंने यहां के लिए कैलकुलेट किया, लेकिन मुझे कैलकुलेट टोटल करना था, तो यहां से कैलकुलेट करने के बाद
मैंने डिवाइड किसे कर दिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2 इंटू वो टाइम जिस टाइम के बाद वो वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, पीरियोडिक वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, और दैट इज माय फाइनल आंसर। और यहां पे जो क्या कहलाएगा मेरा, ये फाइनल आंसर कहलाएगा, दैट इज माय फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर होता है? क्या ये चीज क्लियर होती है? बिल्कुल भैया एकदम क्लियर होती है। तो बस ये वाली जो चीज थी ये हमारी फाइनल थी। क्वेश्चन और भी घूम सकता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि देखो आपको एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है एग्जाम के अंदर पीरियोडिक आ गया तो भैया समझ आ गया, भैया ए पीरियोडिक आया तो यानी ऐसी वेव फंक्शन जो रिपीट नहीं हो रहा। तो देखो पहले दो स्टेप सेम रहेंगे, हाँ ये पहले दो स्टेप एकदम सेम रहने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पहले दो स्टेप सेम रहने वाले हैं, यानी यदि हमारा कौन सा केस आ जाए, ए पीरियोडिक आ जाए, ए पीरियोडिक वेव फंक्शन आ गया जो रिपीट नहीं हो रहा, ये पहचानना कैसे है? देखो पहचानते कैसे, देख लो, वो तो वैसे भी दिख जाएगा जब रिपीट हो रहा है तो दिख रहा होगा, वरना मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा और फिर इस तरीके से होगा और ये खत्म हो गया। यहाँ पे यदि वो खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो मतलब ये क्या है, ए पीरियोडिक है, ये आगे बढ़ नहीं रहा। उसमें क्या था, वो आगे बढ़ता जा रहा था, रिपीट हो रहा था, समझना वो क्या है, ए पीरियोडिक है, और सॉरी पीरियोडिक है। तो यदि ए पीरियोडिक है तो पहला स्टेप क्या होगा, इसमें सेम भैया सेम, मैंने बोला बिल्कुल। पहला स्टेप क्या होगा, वेव फॉर्म को कैलकुलेट करना। पहले ये चेक कर लेना कि कितने तरह की सिग्नल्स हैं और हर सिग्नल का वेव लिखना और कंबाइन करके एक वेव फॉर्म इक्वेशन लिख देना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, लैपलेस ले लेना दोनों तरफ, ठीक है, दो तो मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन में टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ साइड, और लैपलेस लेने के बाद क्या करना है, वी गेट द फाइनल आंसर। हमें क्या मिल जाएगा, अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस बेसिकली मुझे क्या करना है, लैपलेस कैलकुलेट करना है एंड देन विल वी गेट द फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माय टाइप ऑफ सिस्टम। हम अपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब मेरा है टाइप ऑफ सिस्टम। लास्ट टॉपिक है जो मेरा मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक है, एकदम थ्योरेटिकल है, एग्जाम में आएगा तो वो थ्योरेटिकल लिखने को आएगा। तो सिस्टम की बात करें, उसमें टाइप ऑफ सिस्टम में सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ लीनियर और नॉन लीनियर, यानी सिस्टम लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर सिस्टम भी हो सकता है। भैया मुझे कैसे पता लगेगा कि सिस्टम वो लीनियर है या नॉन लीनियर है? सिस्टम यदि लीनियर है तो पहली बात तो कि उसमें वो क्या चीज फॉलो कर रहा होगा, सुपरपोजिशन फॉलो कर रहा होगा। यानी वो सिस्टम यदि लीनियर सिस्टम है, या फिर मैं बोलूंगा सिस्टम सेड टू बी लीनियर इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द सुपरपोजिशन। यदि वो सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर सिस्टम कहेंगे। साथ में होमोजेनिटी, यदि वो होमोजेनिटी को भी फॉलो कर रहा होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि वो क्या है, एक लीनियर सिस्टम है। क्या है, एक लीनियर सिस्टम। अच्छा भैया नॉन लीनियर सिस्टम क्या होगा? इन दो टर्म को हम और अच्छे से देखेंगे कि सुपरपोजिशन मतलब क्या है। मतलब मैंने ये तो बोल दिया सिस्टम सुपरपोजिशन फॉलो कर रहा होगा, लेकिन कैसे कर रहा होगा, किस तरीके से कर रहा होगा वो आगे पढ़ेंगे। पहले अभी दो टर्म का मतलब समझना है। अच्छा, सिस्टम यदि लीनियर है तो पक्का ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। सिस्टम यदि नॉन लीनियर है तो पक्का क्या होगा, इन दो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा होगा। या सुपरपोजिशन होगा तो वो होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा होगा, या इसको कर रहा होगा तो इसको नहीं कर रहा होगा, तो वो क्या, एक नॉन लीनियर सिस्टम होगा। पहली जो डिफरेंस है वो लीनियर और नॉन लीनियर का है कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, जब ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होगा, सुपरपोजिशन भी और होमोजेनिटी भी। नॉन लीनियर क्या होगा, या इनमें से कोई एक फॉलो कर रहा होगा या फिर दोनों फॉलो नहीं कर रहा होगा, उस वक्त क्या बोलेंगे, सिस्टम को नॉन लीनियर सिस्टम कहेंगे। ठीक है भैया। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो डिफरेंस है लीनियर इनवेरिएंट और मतलब टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। सिस्टम हो सकता है कि टाइम इनवेरिएंट हो या सिस्टम हो सकता है टाइम वेरिएंट हो। तो भैया टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या है, मैं क्या बोलूं, मतलब टाइम वेरी कर रहा है या फिर टाइम वेरी कर रहा है फिर वेरी नहीं कर रहा है। टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या है, सपोज करो ये एक सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है और इसके अंदर कोई वैल्यू जा रही है, एक्स ऑफ टी की कोई वैल्यू जा रही है, और इस सिस्टम के अंदर कोई एक्स की वैल्यू जा रही है और मुझे कोई वाई की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कोई सिस्टम होगा
मशीन होगी जिसमें कोई वैल्यू जा रही है और मुझे कोई वैल्यू मिल रही है। अब ये टाइम में, ये क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है तो हो सकता है टाइम में कुछ शिफ्ट हो जाए, तो हो सकता है इसका टाइम 2 सेकंड बाद शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला अब सिस्टम के अंदर जो वैल्यू जा रही है, अब सिस्टम में जो वैल्यू जा रही है वो कितनी जा रही है, वो जा रही है t माइनस टी नॉट। टी मतलब किसी टी नॉट से शिफ्ट हो गया। तो यदि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, यदि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, तो यदि इनपुट जिस टाइम से शिफ्ट हुआ होगा, आउटपुट जो आउटपुट होगा वो भी उसी टाइम से क्या हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा। क्या इतना क्लियर है क्या? जो मैंने बोला क्या समझ आ रहा है आपको? मैंने क्या बोला, ये एक सिस्टम है, पहले इसके अंदर कोई इनपुट जा रहा था एक्स, वहां से मुझे आउटपुट मिला वाई, लेकिन हो सकता है टाइम में चेंज आ जाए। तो यदि मेरा टी माइनस टी नॉट हो गया तो क्या आउटपुट भी उसी टाइम से शिफ्ट होता है क्या? तो मैंने बोला यदि सिस्टम मेरा टाइम इनवेरिएंट है तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम से क्या होगा, शिफ्ट होगा। मेरा जो फाइनल आउटपुट होगा वो उसी टाइम से शिफ्ट होने वाला है। अच्छा भैया, तो टाइम वेरिएंट मतलब टाइम से वेरी कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि यदि ये सिस्टम है एच ऑफ टी, बिल्कुल, और इसके अंदर हमारा इनपुट गया एक्स टी माइनस टी नॉट, और मेरा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो वाई टी माइनस टी नॉट डैश आया। यानी इनपुट जिस पर्टिकुलर टाइम से शिफ्ट हुआ था, आउटपुट उस पर्टिकुलर टाइम से शिफ्ट नहीं हुआ। यदि 2 सेकंड से हुआ था तो वो 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड से हुआ, लेकिन 2 सेकंड से नहीं हुआ। इसका मतलब है जो मेरा सिस्टम है वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट है। तो सिस्टम यदि टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिएंट है, यदि सिस्टम टाइम वेरिएंट है तो जो इनपुट होगा और जो आउटपुट होगा दोनों का शिफ्टिंग अलग होगा। टाइम इनवेरिएंट के अंदर इनपुट जिस टाइम से शिफ्ट होगा, आउटपुट भी उसी टाइम से शिफ्ट होगा, यानी उतने ही सेकंड से क्या होगा, वो शिफ्ट होगा। क्या इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है भैया। अब लास्ट दैट इज माय LTI। भी ये LTI क्या है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। चलो भैया फुल फॉर्म बता रहे हैं, फटाफट लर्न कर लेंगे, 2 मार्क्स में आने वाली है। फुल फॉर्म तो नहीं आने वाली, लेकिन हाँ ये टर्म आ सकती है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। भैया ये तो अभी पढ़ के आए थे और शायद अलग अलग पढ़ा था, मैंने बोला हाँ, लेकिन अभी पढ़ने वाले एक में। यानी ऐसा सिस्टम हाँ, फिर वो एलिशा वाला नहीं यार, वो नहीं, ऐसा सिस्टम जो कि लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है, उसके कहलाएंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहेंगे। यानी वो सिस्टम सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को भी फॉलो कर रहा है, साथ में क्या है, वो टाइम इनवेरिएंट भी है। इसका मतलब यह है कि वो क्या होने वाला है, वो क्या आने वाला है, LTI सिस्टम होने वाला है, टाइम यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होने वाला है। क्या इतना क्लियर हुआ क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ भैया मेरे को इतना क्लियर हो चुका है कि LTI का मतलब क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं जो मैंने मेन 2 टर्म बोली थी कि लीनियर सिस्टम के अंदर जो 2 प्रॉपर्टीज हमने बात करी थी कि सिस्टम यदि लीनियर सिस्टम है तो एक होमोजेनिटी और एक सुपरपोजिशन। भैया इन 2 टर्म का मतलब क्या ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सुपरपोजिशन, या पहले होमोजेनिटी देख लेते हैं। चलो, तो यदि मैं होमोजेनिटी की बात करूं, यदि मैं होमोजेनिटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि एक सिस्टम होगा, ठीक है भैया, एक सिस्टम है एच ऑफ टी, ठीक है, यहां से कोई इनपुट आ रहा है एक्स ऑफ टी, ठीक है भैया, एक्स ऑफ टी, यानी कोई इनपुट आ रहा होगा। भैया ये आपका एक्स थोड़ा सही नहीं लग रहा, यू तेरा लग रहा है, अरे यार आप यू ले लो, एक्स ऑफ टी ले लो, बात एक ही है। अरे भैया फिर से गलत बना दिया, ये लो, अब तो क्लियर है। हाँ भैया अब फीड आ रही है, ये एक्स है, ठीक है। ये कोई इनपुट था, हाँ, इसको क्या किया मैंने, किसी स्केलर नंबर से, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भैया। मतलब इसका मतलब ये कि आपने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी स्केलर नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी हो गया। अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। यदि मेरा इनपुट किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद सिस्टम के अंदर गया और मेरा आउटपुट जो है, जो कि y ऑफ टी आएगा ऑब्वियसली, बिल्कुल भैया। लेकिन यदि वो भी किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होके आता है
तो ऐसे को क्या बोलेंगे, होमोजीनिटी कहेंगे। यानी इनपुट जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, आउटपुट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होके आया है। इसका मतलब है वो क्या फॉलो कर रहा होगा, होमोजीनिटी को फॉलो कर रहा होगा। क्या क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या था, बिल्कुल भैया समझ आ गया। अच्छा, होमोजीनिटी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते सुपर पोजिशन मतलब क्या है, तो उसको रफ करते हैं। ठीक है, रफ ही कर दो, ऐसे भी कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। सुपर पोजिशन का मतलब क्या है भैया? सुपर पोजिशन तो हमने वेव में पढ़ा था कि जब एक पॉइंट पे बहुत सारी वेव आ जाए तो जो उसका रिजल्टेंट वेव होता है वो उसका आंसर होता है। मैंने बोला यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। सपोज करो ये एक सिस्टम था और एक सिस्टम में दो वैल्यू जा रही थी। एक वैल्यू जा रही थी x1 और एक और वैल्यू जा रही थी इसी सिस्टम के अंदर x2। तो जब पहले x1 गई तो मुझे मिला y1 आउटपुट के अंदर, जब दूसरी बार गई तो मुझे मिला y2 सिस्टम के अंदर, ठीक है। x1 गया तो y1 मिला, x2 गया तो y2 मिला। अच्छा, अब यदि ये सुपर पोजिशन को फॉलो कर रहा होगा तो जब ये एक साथ कुछ इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, ये पॉजिटिव, ये x1 यहां पर है, ये x2 यहां पर है, ये दोनों के दोनों इस सिस्टम में गए। इसका जो फाइनल रिजल्ट, इसका जो ये चीज थी ये इस पर्टिकुलर सिस्टम में गई क्योंकि फाइनल सिस्टम था, और यहां से मुझे फाइनल आउटपुट जो मिला, जो कि रिजल्टेंट मिला, किसका रिजल्टेंट मिला, नेट मतलब रिजल्टेंट मिला। और रिजल्टेंट किसका मिला था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, यानी y1 f of t प्लस y2 f of t। यानी सुपर पोजिशन फॉलो कर रहा होगा तो यदि जब वो इंडिविजुअल जाएंगे तो वहां से y1 निकला होगा, वहां से y2 निकला होगा, इंडिविजुअल का सम। और जब वो एक साथ जाएंगे सिस्टम के अंदर, उसका सम यदि बराबर होता है, मैच होता है, तो उसका मतलब है वो क्या फॉलो कर रहा है, सुपर पोजिशन को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, सुपर पोजिशन को फॉलो कर रहा है। क्या इतना क्लियर है क्या? ठीक है भाई, इतना क्लियर तो हो गया। तो लिए समझ आ गया कि ये वो सुपर पोजिशन और होमोजेनिटी दोनों को फॉलो कर रहे हो। साथ में टाइम इनवेरिएंट का मतलब यह है कि सपोज करो इन दोनों का सम किया, ये मिल गया मेरे को, हाँ ये मिल गया। यदि सपोज करो मैंने इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता, सपोज करो यदि मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देता, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसको किसी कांस्टेंट नंबर बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करने पर मेरा फाइनल आउटपुट भी यदि अल्फा से और बीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बोलेंगे, ये लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है। क्यों? क्योंकि इनपुट वाली वैल्यू अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई हुई है, इनपुट वाली वैल्यू यदि किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होती है और आउटपुट वैल्यू जो निकली है वो भी किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होती है। पहली बात, ये टाइम इनवेरिएंट, और लीनियर मतलब कि इनका आंसर सम, इन दोनों का जो सम है वो इनके सम के बराबर आता है। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, टाइम या लीनियर टाइम इनवेरिएंट। पहले टाइम निकल जाता है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, यानी LTI सिस्टम है। क्या क्लियर है क्या सिस्टम? या सिस्टम बढ़िया है, बिल्कुल। तो यहां पे क्या होता है, यहां मेरा क्या हो जाता है, अपना यूनिट 1 कंप्लीट होता है। बाकी कुछ एक दो पॉइंट थ्योरेटिकल होंगे तो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। बाकी तो सारा जो गेम खेलता है ना, मैं बता रहा हूं, जो जितना भी गेम है वो सारा जो गेम है वो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म के अंदर, लैपलेस ट्रांसफॉर्म में गेम है या वेव इक्वेशन को फॉर्म करने का गेम है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत फोकसली हमने उसको अच्छे से लिखा है, समझा है, स्टेप्स को समझा है कि मुझे अप्रोच कैसे करना है, और नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर। नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। आई होप कि जो लोगों को डिफिकल्टी फील हो रही थी, तो जो रेटिंग थी ना उसमें 41 थी, ये जो भी 41 थी, नेक्स्ट वीडियो तो मैं चाहता हूं कि उसकी रेटिंग और कम हो जाए, बिकॉज अब सेकंड सिस्टम में क्या होगा, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहने वाला, ना, बिल्कुल भैया। सेकंड सिस्टम के अंदर अब हमारा कोई भी डाउट नहीं है। अब हम क्या है, बहुत ज्यादा खुश है कि अब तो भाई साहब सेकंड सिस्टम मैंने पढ़ लिया है और मुझे समझ आ गया है। तो अब तो किसी को डिफिकल्टी है यार कि रैपलेस क्या था, कुछ नहीं था यार। 5 फॉर्मूले याद करने थे, 3 प्रॉपर्टीज याद करनी थी, क्वेश्चन कैसा भी हो, रैपलेस ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव की इक्वेशन को फॉर्म करना भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वीडियो 2 के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।